हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे आलिया और अर्नब के मुकाबले में हुआ क्या। चैप्टर 66। ये सुनकर सुमन ने रॉकी के कंधे पर मारकर उसको फटकार लगाते हुए बोला, शट अप यू इडियट। बार बार मेरी आलिया बोलता रहता है। तुझे क्या लगता है कि आलिया हार जाएगी? तू कितनी पत्थर दिल है सुमन। मेरी आलिया अकेले उसका सामना कैसे करेगी? देखती नहीं है क्या? कहाँ मेरी खरगोश सी छोटी सी आलिया और कहाँ वो सांड जैसा शैतान अर्नब। तभी उस कोर्ट में फिजिकल एजुकेशन टीचर आ गए। उनको देखकर सभी बिल्कुल शांत हो गए। अंदर आकर वो सभी से बोले, एवरीबॉडी लिसन, आज सेकंड सेमेस्टर का आपका पहला दिन है, इसलिए मैं इस सेमेस्टर में आप सभी का वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सेमेस्टर बहुत अच्छा गुजरे। ये है अर्नब जोशी, आपका नया बैचमेट। किसी वजह से सेशन के बीच में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इनके साथ घुल मिलकर रहेंगे और सभी आपस में मिलजुल कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आज के फर्स्ट डे के सेशन पर आप लोग दो अलग अलग टीमें बनाकर फ्रेंडली मैच करेंगे। तो मैं कैप्टन डिसाइड कर दूंगा और कैप्टन अपनी अपनी टीम में बाकी प्लेयर्स डिसाइड करेंगे। ओके गाइस, सभी लोग लाइन अप हो जाए। टीचर ने सीटी बजाई। सर, आज फर्स्ट डे पर मैं और आलिया एक फ्रेंडली सिंगल मैच खेलना चाहते हैं। ये मैच खुद आलिया ने मुझे चैलेंज किया है, अर्नब ने टीचर के पास जाकर कहा। उन्होंने अपनी बात खत्म की, तभी घंटी बज गई। वो फिलहाल उस मुकाबले को टालना चाह रहे थे, लेकिन अगर दो पार्टिसिपेंट भिड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो मैच डिस्मिस नहीं कर सकते। आलिया ने खुद ही अर्नब को चैलेंज किया था। अब इसमें ना तो आलिया का कोई दोस्त उसकी हेल्प कर सकता था और ना ही टीचर उस मैच को खत्म कर सकते थे। अब मैच का फैसला या तो दोनों में से किसी एक की हार से होना था, या फिर तब हो सकता था जब दोनों में से कोई भी मैच से पहले ही हार मानकर पीछे हट जाए। टीचर ने उसको वार्न करते हुए कहा, आलिया, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए समझदारी इसी में है कि तुम पीछे हट जाओ। देखो, हमेशा अपने बराबर वालों से ही भिड़ना चाहिए, अपने से ताकतवर लोगों से नहीं। ये तुम्हारी बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। उनकी सलाह पर आलिया चुप रही। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। अर्नब अपने हाथ में बॉल को ड्रिबल करते हुए एक साइड से बिल्कुल तैयार था। इससे पहले कि टीचर इशारा करते और अर्नब अटैक करता, आलिया ने उसको रोक दिया। वो उसके पास जाकर अपना सिर उठाकर उससे बोली, मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है तो इस खेल के रूल भी मैं सेट करूंगी। अर्नब समझ गया कि इस शातिर लड़की के दिमाग में जरूर कोई ना कोई चाल चल रही है, लेकिन क्योंकि उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था, इसलिए पीछे नहीं हट सकता था। ठीक है, बताओ क्या चाहती हो? उसने पूछा। ये मैच बिना टीम के सिर्फ हम दोनों के बीच ही होगा, और वो भी सिर्फ एक राउंड में। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिद्धार्थ दूर खड़ा हुआ उन दोनों के इस अजीबोगरीब मैच को होते हुए देख रहा था। वो भी नहीं समझ पा रहा था कि ये मैच किस तरह से होने वाला है। इसके बगल में खड़े परेशान रोहित ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, भाई, ये बता कि ये होगा कैसे? आलिया तो उसके सामने बहुत छोटी है, वो इस सांड को कैसे हरा पाएगी? सिद्धार्थ ने एक सेकंड उसको देखा, फिर वापस आलिया को देखने लगा। उसके पास भी कोई जवाब नहीं था कि वो इसको कैसे रोक पाएगा। अब बस एक ही रास्ता बचा था, बीच में जाकर आलिया का हाथ पकड़कर वहां से ले जाए। अर्नब जानता था कि सिद्धार्थ फिर से उसको बचाने के लिए ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन इस बार वो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार था। लेकिन इस बार आलिया भी मुकाबले के बीच में ही मैदान छोड़कर भाग जाने के मूड में नहीं थी, क्योंकि ये उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। लेकिन जब उसने आलिया की आंखों में कॉन्फिडेंस की एक चमक देखी, तो उसने बीच में इंटरफेयर नहीं किया, बस सिर्फ थोड़ा सा आगे आ गया। वो ये देखना चाहता था कि आलिया अकेले ये सब कैसे मैनेज करने वाली है। इसकी एक वजह और भी थी। अगर अर्नब ने अपना जंगलीपना दिखाया और आलिया के साथ मारपीट करने की कोशिश की, तो उसको वहां से बचाकर सिद्धार्थ निकाल लेगा। लेकिन इससे पहले कि उनका मुकाबला शुरू होता,
आलिया ने कोच के पास जाकर कुछ कहा और उनसे परमिशन ली। कोच ने सिर हिलाकर सहमति जताई और उन दोनों को ही परमिशन दे दी। दोनों ने फिर एक दूसरे को घूरा और कैंपस से बाहर निकल गए। लेकिन इससे सिर्फ सिद्धार्थ अकेला कंफ्यूज नहीं था, वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि आखिर बगैर मैच खेले वो दोनों बाहर कैसे चले गए। आखिरकार सिद्धार्थ चेंजिंग रूम जाकर स्पोर्ट्स ड्रेस चेंज करके कैप और मास्क लगाकर वहां से निकलकर उनके पीछे पीछे चल दिया। कॉलेज कैंपस के बाहर कैफेटेरिया के पास एक गेमिंग जोन एरिया भी था। कुछ स्टूडेंट्स ने उस क्लब में भी मेंबरशिप ले रखी थी। आलिया भी उनमें से एक थी। आलिया ने अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाया और अंदर चली गई। अर्नब के पास कोई मेंबरशिप नहीं था, तो उसने अपना क्रेडिट कार्ड दिखाया और कहा, मुझे एक पूरा रूम चाहिए। स्टाफ ने कहा, पूरे रूम का ट्रिपल चार्ज लगेगा। इस कार्ड पर कोई पासवर्ड नहीं है, इसमें से जितना चार्ज लगता है ले लो। अर्नब ने कहा। आलिया उसका ये चीप शो ऑफ देख रही थी। जब से वो एक्सेल कॉलेज में आई है तब से इस तरह की चीप शो ऑफ कई बार देख चुकी थी। जब अर्नब अंदर आया तो उसकी हंसी छूट पड़ी। वो उसको प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड पर एक कंप्यूटर गेम में चैलेंज देना चाहती थी। मेरी पूरी लाइफ ही ऑनलाइन कंप्यूटर गेम खेलकर गुजरी है और आज तक मुझे कोई भी नहीं हरा सका। ये सरासी लड़की मुझे चैलेंज देकर डराना चाहती है। चलो, जब ये खुद ही मेरे हाथों से हारना चाहती है तो मुझे क्या, मैं तो आज इसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगा। उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा। इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। अर्नब ने तो ये भी सोच लिया था कि जीतने के बाद वो आलिया का क्या करेगा। अर्नब ने अपनी भौं चढ़ा ली और वही शैतानी हंसी हंसा। अपनी इमेजिनेशन में उसको राक्षस की तरह हंसते हुए देखकर आलिया को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके सिर के दोनों तरफ दो सींग निकल आए हों और इसके दांत भी खून पीने वाले राक्षस जैसे लगने लगे थे। एक कॉर्नर में खड़े सिद्धार्थ ने उसको देखकर हल्के से मुस्कुराया। वो वैसे तो इंटरनेट की बहुत ज्यादा आदी थी और ऑनलाइन गेम उसके लिए बाएं हाथ का काम था, लेकिन फिर भी प्लेयर वर्सेस प्लेयर चैलेंज मोड में उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। गेमिंग जोन से जल्द ही फालतू की भीड़ हट गई और स्टाफ ने उन्हें दो अल्ट्रा हाईटेक सिस्टम ऑनलाइन कनेक्ट करके दे दिए। दोनों ने बास्केटबॉल ब्लूपर ऑन किया। अर्नब ने अपना गेम अकाउंट लॉग इन किया। एरोगेंट अर्नब। उसके अवतार का आउटफिट किसी रॉक स्टार की तरह शाइन कर रहा था। आलिया ने अपने सिस्टम में अपना अकाउंट लॉग इन किया। एलिगेंट एली। जैसे ही उसने अकाउंट लॉग इन किया, पूरे सर्वर में सिस्टम मैसेज सुनाई दिया। प्लेयर एलिगेंट एली ऑफ द हॉल ऑफ फेम इज ऑनलाइन। व्हाट? अर्नब का मुंह खुला का खुला ही रह गया। एक हॉल ऑफ फेम अकाउंट? ये लड़की आखिर है क्या? हॉल ऑफ फेम अकाउंट परफॉर्मर का अकाउंट होता है। पूरे सर्वर में सिर्फ कुछ ही लोग हॉल ऑफ फेम का टाइटल कमा पाते हैं। अब आलिया ने उसको डायरेक्ट चैलेंज दिया, लेकिन अर्नब इसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहा था। उसके चैलेंज एक्सेप्ट करने की देर थी। आलिया ने एक तरफा मैच खेलते हुए उसको 0 स्कोर पर ही हरा दिया। उसको मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे। अर्नब आंखें फाड़े स्क्रीन पर देख रहा था, जैसे कि उसको यकीन ही नहीं हुआ। पूरे रूम में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आलिया तो बड़ी स्मार्ट निकली। कितनी स्मार्टली उसने आउटडोर बास्केटबॉल गेम को इंडोर बास्केटबॉल गेम में कन्वर्ट किया और चैलेंज जीत गई। आई गेस गर्ल्स आर मोर स्मार्टर। आपका क्या कहना है? शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, सुनते रहिए आगे की कहानी के लिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। बहुत सारे हमारे लिसनर्स का ये कहना है कि प्रिया, स्टोरीज का टाइम और ज्यादा बढ़ाया जाए, थोड़ी और लंबी कहानी सुननी है। ठीक है, कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। चैप्टर 67, लूजर अर्नब।
आलिया ने जब अर्नब को चुटकियों में हरा दिया, और वो भी बहुत बुरी तरह से, अर्नब तो बिल्कुल शॉक्ड होकर कभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा था तो कभी आलिया को। आलिया ने कीबोर्ड का शटर पीछे किया और उठकर खड़ी हुई। फिर उसके पास आकर अपना सिर उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, मैं जीत गई और तुम लूजर हो। आज के बाद से मुझे कभी भी परेशान करने, डराने या धमकाने से पहले हमेशा ये बात याद रखना कि तुम मुझसे हार चुके हो। चारों तरफ अर्नब का मजाक उड़ने लगा। बड़ा हीरो बना फिरता था और एकदम स्टाइल में रहता था। सरासी लड़की से हार गया, निकल गया सारा स्वैग। वाह, मजा आ गया। जो स्टूडेंट्स उसके सामने कभी नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं करते थे, आज उस पर हंस रहे थे, खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे। ये अर्नब को कभी भी बर्दाश्त होने वाला नहीं था। उसने फौरन आगे बढ़कर आलिया का रास्ता रोक लिया। एक तो हारने के बाद वैसे ही वो गुस्से की आग में जल रहा था, और उस पर सभी लोगों ने जो उसका मजाक उड़ाया, उसने उस आग में घी का काम किया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेइज्जती करके तुम यहाँ से निकल पाओगी? बेइज्जती कैसे करते हैं ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहते हुए उसने आलिया की कुर्ती का कॉलर पकड़ लिया। दहशत से आलिया की आंखें जैसे उबलने लगी। अगर वो एक हल्का सा झटका देता तो उसकी कुर्ती की धज्जियां उड़ सकती थी। वो बिना हिले डुले चुपचाप खड़ी रही। इस वक्त वो बिल्कुल मजबूर थी। ना तो वो किसी को मदद के लिए बुला सकती थी और ना ही खुद कुछ कर सकती थी। आलिया का कॉलर पकड़े हुए अर्नब का चेहरा बिल्कुल ठीक उसके सामने था। तभी उस गेम जोन में रूम फ्रेशनर की एक अजीब सी महक भर गई, जो लगभग हर आधे घंटे में फ्रेशनेस के लिए स्प्रे की जाती थी। इत्तेफाक से आलिया को स्मेल से एलर्जी थी, इसलिए बिना किसी वार्निंग के अचानक ही उसे जोर से छींक आ गई। अच्छी, ओह शिट, ये क्या किया? यू इडियट, मेरे मुंह पर ही छींक दिया। जरा भी मैनर्स नहीं है तुम में, इडियट लड़की, हटो मेरे सामने से। उसने आलिया को खुद से ही दूर धकेल लिया। वो गिरते गिरते बची और वो खुद ही अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर, बालों पर, टी शर्ट पर और हाथों को पोंछने लगा और एक सैनिटाइजर निकालकर हाथ में लेकर सब तरफ रगड़ने लगा। वजह ये थी कि अर्नब कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंसिटिव था। सफाई के लिए उसकी सनक किसी पागलपन से कम नहीं थी। लेकिन बेचारी आलिया को ये बात नहीं पता थी। उसने तो अनजाने में ही उसके मुंह पे छींक दिया था। इस वक्त आलिया उसको किसी टीवी एड में दिखने वाले किसी ढीठ कीटाणु की तरह नजर आ रही थी। उसने जब आलिया को अपने से दूर धकेला था, तब एक जोड़ी मजबूत बाहों ने सहारा देकर उसको पकड़ लिया। अगर एक खेल में हार जाओगे तो एक लड़की पर हाथ उठाओगे, यही है तुम्हारी मर्दानगी? तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुझे पता था कि तुम इतना नीचे गिरोगे। सिद्धार्थ उसको फटकार लगाने लगा। अर्नब का मूड पहले से ही बुरी तरह से खराब था। सिद्धार्थ के ऐसे कमेंट से उसने अपना आपा खो दिया। वो पास में ही रखी हुई लोहे की कुर्सी को उठाकर सिद्धार्थ को मारने चला। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक तो पहले ही उसकी पीठ में काफी चोट थी, दूसरा अगर वो कुर्सी उससे लग जाती तो उसको काफी गहरी चोट आ सकती थी। आलिया भी इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसको बचाने के लिए कुछ कर सके। अर्नब का वहशीपन देखकर आलिया ने उस पर थूक दिया। अर्नब की नसों में जैसे खून की जगह बिजलियां दौड़ने लगी। आलिया की इतनी हिम्मत, सबके सामने इतनी बेइज्जती, ये वो कभी भी सहन नहीं कर सकता था। शैतानियत तो उसकी नस नस में थी, लेकिन आलिया की उस हरकत ने उसके अंदर के असली शैतान को जगा दिया था। गुस्से से चिंगारते हुए उसने वो कुर्सी उठाकर सामने रखे हुए कई सारे सिस्टम्स पर फेंक कर मारी और उनके स्क्रीन तोड़ दिए। उसके बाद वो आलिया को मारने के लिए आगे बढ़ा। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसे में उसको रोक ले, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ रोक लिया। जो हाथ एक लड़की पर उठे वो मर्द नहीं। अगर इतना ही मर्दानगी दिखाने का शौक है तो मेरे सामने आ, तेरे सारे अरमान मैं पूरे कर दूंगा। सिद्धार्थ की आंखों में भी उसके जैसा ही जुनून नजर आ रहा था। तब तक शोर सुनकर गेमिंग जोन का मालिक भी आ गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? तुम्हें इन सबके पैसे भरने होंगे, समझे तुम? अर्नब इस वक्त किसी की धमकी सुनने के मूड में नहीं था। उसने दूसरा सिस्टम उठाकर उसी पर फेंका
और वो बेचारा डर कर डेस्क के पीछे छुप गया। आलिया उसके इस रूप को देखकर वाकई सहम गई। अभी तक तो उसने सिर्फ उसका गुस्सा ही देखा था, पर अब तो उसके सिर पर जुनून सवार हो गया था। आलिया को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अर्नब के इस पागलपन को अब कौन रोक पाएगा। सिद्धार्थ बिना डरे उसे घूर रहा था। वो उसके हर वार के लिए तैयार था, लेकिन आलिया ये टकराव नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं कि उसको अर्नब की जरा भी फिक्र थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सिद्धार्थ को कोई भी नुकसान पहुंचे। वरना अगर उसकी वजह से सिद्धार्थ जैसी सेलिब्रिटी को कोई भी चोट पहुंचेगी तो सारा इल्जाम उसी पर आ जाएगा। और अर्नब के तेवर देखकर साफ लग रहा था कि आज वो आर या पार की लड़ाई के मूड में है और सिद्धार्थ भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। इससे पहले अर्नब कुछ करता, उसका फोन बजा। सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, उठा लो कॉल। तुम्हारे रिंगटोन से पता चल गया है कि तुम्हारे बाप ने फोन करके तुम्हें बचा लिया है। उसके कमेंट से अर्नब दांत पीस कर रह गया, लेकिन उसके लिए वो कॉल उठाना जरूरी था। उसके पागलपन से भरे गुस्से और जिद की बस एक ही कमजोरी थी, और वो थे उसके पिता अनिरुद्ध जोशी, जिनकी बात टालने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। वो एक हाथ में फोन देख रहा था और दूसरी तरफ सिद्धार्थ और आलिया को ऐसे देख रहा था जैसे उनका मर्डर कर देना चाहता हो। लेकिन फिलहाल उसने बात को खत्म करना ही ठीक समझा। वो नहीं चाहता था कि उसकी इस तोड़फोड़ की बात उसके पिता तक पहुंचे। इसलिए उसने अपने वॉलेट में से क्रेडिट कार्ड निकालकर गेमिंग जोन के मालिक की तरफ उछालते हुए बोला, जितना नुकसान हुआ है उतना अमाउंट ये कार्ड स्वैप करके निकाल लो। फिर उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वार्निंग दे रहा हो कि ये हर जाना वो उनसे वसूल जरूर करके रहेगा। फिर बिना कुछ बोले वो कॉल उठाने के लिए गेमिंग जोन के बाहर निकल गया। गेमिंग जोन से बाहर निकलते हुए सिद्धार्थ आलिया के पास गया, जो कि अभी भी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसने नाराज होते हुए पूछा, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? घर नहीं चलना है क्या? जब आलिया ने ये सुना तो उसको हल्की सी राहत महसूस हुई। उसको उसका इस तरह से उसकी केयर करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पर वो कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करता था और ज्यादातर उसकी बातों पर नाराज हो जाता था। अभी थोड़ी पहले वो अर्नब के पागलपन से भरे गुस्से को देखकर सहम गई थी, तो ऐसे में सिद्धार्थ के उससे नरमी से बात करने से उसको बड़ा सुकून मिल रहा था। वो फौरन चलने के लिए तैयार हो गई। 2 कदम चलते ही अचानक उसको याद आया कि उसका बैग तो क्लासरूम में ही छूट गया। उसने धीमी आवाज में सिद्धार्थ से कहा, मेरा बैग वहीं छूट गया है, मुझे बैग लेने वापस क्लास में जाना पड़ेगा। वो ये कहते हुए डर रही थी कि ये सुनकर कहीं सिद्धार्थ का मूड ना खराब हो जाए, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो शांत ही रहा और उससे आराम से बोला, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आलिया को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसने कोई कमेंट नहीं दिया और हिचकिचाते हुए चुपचाप उसके साथ चलने लगी। जब वो बाहर निकली तो सामने से सुमन और रॉकी आते हुए दिखे। क्या हुआ आलिया, तुम जीती कि नहीं? आलिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। देखा, मुझे पता था, इसलिए मैं और रॉकी तेरी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ये आइसक्रीम लेकर आए हैं। कहते हुए उसने एक आइसक्रीम कैंडी उसके हाथ में दे दी, जबकि रॉकी शिकायत भरे लहजे से सुमन से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपनी आलिया डार्लिंग का गेम देखना है। तुमने जानबूझकर मुझसे आइसक्रीम मंगवाने के लिए कैंटीन भेजा ताकि मैं उसका गेम ना देख सकूं, है ना? चाहे रॉकी ने प्यार से ही कहा हो, लेकिन उसके खुलेआम आलिया को डार्लिंग कहने पर सिद्धार्थ को काफी बुरा लगा। वो उसकी डार्लिंग कब से हो गई? क्या वो उसके इतना क्लोज है? और सबके सामने इतनी बड़ी बात, आलिया ने कोई एतराज क्यों नहीं किया? उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। फिलहाल वो उसको लेकर वहां से निकल जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उससे कहता कि क्लास में चलकर अपना बैग ले लो, रॉकी ने अपने कंधे से उसका बैग उतारा और उसको देते हुए बोला, तुम्हारा बैग क्लास में छूट गया था तो मैं ये तुम्हारे लिए लेते आया। आओ चलो घर चले। उसने उससे अपना बैग लिया और पीछे मुड़कर सिद्धार्थ से बोली, ठीक है, तो फिर अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। ओके बाय। और वो सिद्धार्थ के सामने रॉकी और सुमन के साथ घर जाने लगी।
पीछे सिद्धार्थ खड़ा उसको जाते हुए देख रहा था। जैसे ही रॉकी और सुमन थोड़ा आगे निकले, उसने आलिया से पूछा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हो? सिद्धार्थ को खुद भी नहीं पता था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। क्या वो उसका साथ चाहता था? शायद रॉकी के उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की वजह से उसके अंदर ही कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ गई थी। जिस तरह से वो आलिया पर अपना हक जता रहा था, चाहे मजाक में ही सही, लेकिन सिद्धार्थ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो कैसे भी करके उस पर अपना हक जताना चाहता था, इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाना चाह रहा था। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई। उसने उसकी लग्जरी पॉश कार खड़ी देखी। उसके चेहरे पर एक उलझन सी नजर आ रही थी। कॉलेज में बात करना, घुलना मिलना और बात थी, लेकिन अगर वो उसके साथ उसकी कार में जाएगी तो पूरे कॉलेज को एक नई गॉसिप मिल जाएगी और सभी उसका क्या क्या मतलब निकालेंगे। ये भी वो अच्छी तरह से जानती थी। वो उसके साथ रहता था, ये बात अब तक एक सीक्रेट थी, लेकिन अभी वो इस तरह से उसके साथ खुलेआम नहीं घूम सकती थी, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला था जो शायद कभी मिट नहीं सकता था। जब उसको कोई बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो शायद सही नहीं रहेगा। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे और तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, इसलिए मैं उन दोनों के साथ ही चली जाऊंगी। ओके बाय। कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसको पीछे से आवाज दी, रुको आलिया। उसकी आवाज में एक अधिकार था। वो रुक गई और पीछे पलटी। वो 2 सेकंड रुका और फिर बोला, क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहती हो? आलिया को यह सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। वो तो हमेशा से ही जाना चाहती थी। क्या सच में वो उसको अपनी टीम का मेंबर बनाएगा? जिस इंसान से मिलने के लिए उसने आज तक इंतजार किया है, आखिरकार अब वो अपने फेवरेट युवराज से मिल सकेगी। तुम मुझे सच में ले चलोगे ना? मजाक तो नहीं कर रहे? पक्का ना? आलिया को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी ऐसी कंफ्यूजन देखकर सिद्धार्थ हंस पड़ा। और मैंने जो तुमको उस दिन स्नोई से बचाया था, तब तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, कहा था ना? आलिया समझी नहीं कि वो क्या चाहता है, लेकिन फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उस दिन उसने वादा तो किया था। वेरी गुड। ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ ने अपने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? उसने बड़े हैरानी से पूछा। तुमने बोला था ना कि मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी। उसने उसको याद दिलाया। तो आप पूछ क्यों रही हो? बस मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप मानो। वो चुप रह गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। वैसे बात तो सही थी, जब ऐसा वादा कर लिया था तो अब हाँ ना इससे कोई फायदा नहीं था। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। सिद्धार्थ ने उसको अपने पास खींचकर अपने दूसरे हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें क्रू मेंबर बना रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। और हाँ, अब से रोज तुम मेरे साथ ही घर चलोगी, समझ गई ना? आलिया चुपचाप उसको देखे जा रही थी। उसने बस पलके झपकाकर उसकी बात मानते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर वो अचानक बोल पड़ी, ठीक है, मैं अपना वादा निभा रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना वादा निभाना पड़ेगा। हाँ? सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल। भाई एक बात तो अपने हीरो में बिल्कुल कंफर्म है, उसको जो चाहिए वो ले ही लेता है। उसको चाहिए था कि वो आज की डेट पर रॉकी के सामने आलिया पर अपना हक जताए और आलिया उसी के साथ घर जाए, और सिद्धार्थ ने ऐसा कर लिया। हाय, मैं तो फैन हो रही हूँ आलिया और सिद्धार्थ की। आपका क्या हाल है? शेयर जरूर कीजिएगा और आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला चैप्टर। चैप्टर 69, शॉकिंग सरप्राइज। एक अनचाही लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, और वो भी सिर्फ आलिया की वजह से। जब आलिया और रूमा समेत स्टारडम नाइट के सभी मेंबर्स भी अंदर चले गए, युवराज और उसका मैनेजर खड़े देखते ही रह गए।
उनके सामने तो युवराज कुछ भी नहीं बोला, बस खून का घूंट पीकर रह गया। लेकिन उनके जाते ही उसने गुस्से से मुट्ठियां कस ली और दांत पीसते हुए बोला, पता लगाओ कि ये कमबख्त लड़की आखिर है कौन। स्टूडियो के अंदर जब स्टारडम नाइट ग्रुप चेंजिंग रूम में गए तो आलिया भी जिज्ञासा से सेट के आसपास घूमकर सब कुछ चेक करके देखने लगी। अरे वाह, ये तो नए टैलेंट हंट शो इंडियाज बेस्ट सिंगर का सेट है। लगता है इसमें तो करोड़ों का बजट लगा होगा। आलिया सामने के स्टेज पर जाकर टहलते हुए सब देखने लगी। तभी रोमा की नजर आलिया पर पड़ी। हे यू, कम हियर। उसने उसको डांट कर बुलाया। कौन हो तुम और यहाँ इन तीनों के साथ कैसे आ गई? आलिया फौरन उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, हेलो मैम, मेरा नाम आलिया है। मैं सिद्धार्थ की क्लासमेट हूँ और उसकी जूनियर असिस्टेंट। रोमा ने उसकी बात सुनकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसको कोई फनी जोक सुना दिया हो और उसको बिल्कुल अवॉइड करते हुए बोली, मैंने कितनी बार सिद्धार्थ को समझाया है लेकिन वो मेरी बात कभी सुनता ही नहीं। उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि सिद्धार्थ का उसको अपनी जूनियर असिस्टेंट बनाने का फैसला उसका खुद का ही था, क्योंकि रोमा ने उसको कॉलेज के एडमिशन के बाद से ही अपने क्रिटिक्स और फैंस दोनों से ही दूरी बनाए रखने को कहा था। और फिलहाल आलिया ना तो उसकी फैन थी और तो और पिछले कुछ दिनों से उसकी एंटी फैन भी नहीं थी। ठीक है, जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। रोमा ने उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हुए बोला। ओ हाँ, ये लो कार्ड। आलिया एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि उसको इस तरह से किसी ऑर्डर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, यस मैम, और उसका कार्ड लेकर कॉफी लेने के लिए कैफेटेरिया चली गई। रोमा उसको जाते हुए घूरती रही। जब वो उसकी तरफ से थोड़ा निश्चिंत हुई तो वो वहां से उठकर ड्रेसिंग रूम चली गई। सिद्धार्थ और बाकी के दोनों फोटोशूट के लिए राजा महाराजाओं के गेटअप में तैयार हो गए थे। अभी उनका मेकअप किया जाना बाकी था। रोहित ने ड्रेसिंग रूम में जब रोमा को देखा तो उसकी चापलूसी करते हुए बोला, अरे रोमा दी, वैसे तो आप ऑलरेडी इतनी सुंदर हैं, लेकिन आज तो आपने बस गजब ही ढा दिया। आखिर इसका राज क्या है? हर एक औरत को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, वो चाहे कितनी भी शातिर क्यों ना हो। रोमा भी उन औरतों से अलग नहीं थी। इस मामले में तो वो भी एक आम औरत की तरह थी। अपनी तारीफ सुनकर वो मुस्कुराई और नजाकत से अपने बाल झटके, लेकिन फिर अगले ही सेकंड उसको वार्निंग देते हुए बोली, मुझे तुम्हारी चापलूसी अच्छी तरह से पता है रोहित। तुम्हारे रात रात भर ऑनलाइन रहने के बारे में मुझे सब पता है। ये मत समझना कि अकेले रहने पर तुम अपनी मनमानी करोगे। जरा अपनी शक्ल देखो, क्या हालत बना ली है। उसने रोहित की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोमा की डांट सुनकर रोहित चुप हो गया। फिर रोमा सिद्धार्थ के पास गई और बिल्कुल सीरियस होकर बोली, सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अपने ग्रुप को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अपनी स्टडीज और म्यूजिक प्रैक्टिस, बस इन्हीं दोनों पर तुम्हें अपना पूरा ध्यान देना है। बाकी चीजों को सीरियसली लोगे तो अपना करियर तबाह कर लोगे, बल्कि हमारे लिए भी नुकसान के जिम्मेदार बनोगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? रोमा का इशारा आलिया की तरफ था। इतने महीनों से दूर होते हुए भी उसको उन तीनों की पल पल की खबर रहती थी। सिद्धार्थ ने पूरी खामोशी के साथ उसकी बात सुनी, फिर बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप क्या कह रहे हो। फिर वो दोनों बाहर हुए ड्रामे के बारे में डिस्कस करने लगे। वो दोनों ही जानते थे कि युवराज इस मामले में खुलकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसका कड़ा कॉम्पिटिटर था। ये बात हर कोई जानता था, यहाँ तक कि आलिया भी। तभी उनके कानों में बाहर से आता हुआ एक शोर सुनाई दिया, यू इडियट, मैंने तुमसे सिर्फ लेमन वाटर लाने के लिए कहा था, तुमने उसमें हनी क्यों डाला? क्या तुम चाहती हो कि एक्स्ट्रा शुगर और फैट से शमिता मैम का फिगर खराब हो जाए? सॉरी मैम, मैं अभी दूसरी ड्रिंक लेकर आती हूँ, एक महीन सी आवाज आई दरवाजे के बाहर। आलिया जब रोमा के लिए कैफेटेरिया से कॉफी लेने जा रही थी तो उसको रास्ते में ही एक नई मॉडल शमिता राव की मैनेजर मिल गई। उसने आलिया को एक वेट्रेस समझकर उससे एक लेमन वाटर विद लो शुगर लाने का ऑर्डर भी दे दिया। बेचारी आलिया ने उससे कोई बहस नहीं की और जैसा कहा था वैसा ही ले आई। बस उससे एक गलती हो गई कि ड्रिंक में हनी थोड़ा ज्यादा हो गया। बस ये देखते ही उसकी मैनेजर उस पर बरस पड़ी। मैम प्लीज काम डाउन, मैं अभी दूसरी ड्रिंक लेकर आती हूँ। आलिया उसको शांत करते हुए बोली, रहने दो, एक तो इतनी देर लगा दी, उस पर से ऑर्डर भी ठीक से नहीं सुनती।
अब मैम का लेमन वाटर पीने का मूड नहीं है। जाओ जाकर शमिता मैम के लिए सुपर डीलक्स मार्केट से एक स्पार्कलिंग वाटर बॉटल लेकर आओ, और इस बार देर मत करना, जल्दी लेकर आओ, क्विक। अब उसने आलिया पर दूसरा ऑर्डर थोप दिया। उसके ऑर्डर पे ऑर्डर सुनकर आलिया का दिमाग खराब हो गया था। एक तो उस जाहिल मैनेजर का एटीट्यूड इतना घटिया था कि उसका मन कर रहा था कि वो लेमन वाटर उसी के मुंह पे उछाल दे। और दूसरी बात ये थी कि वो तो सिद्धार्थ की असिस्टेंट भी नहीं थी। उसको तो मजबूरी में कुछ टाइम के लिए उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था। फिर भी उसको दूसरे मॉडल के मैनेजर से इतना कुछ सुनना पड़ रहा था जैसे कि वो कोई नौकरानी हो। लेकिन फिलहाल वो जब तक वहां थी तब तक कुछ नहीं कर सकती थी। वहां से निकलने तक तो उसको उन सब की बात माननी ही पड़ेगी। अब सवाल था स्पार्कलिंग वाटर लाने का, और वो भी सुपर डिलक्स मार्केट में, जो वहां से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर था। आलिया सोच में पड़ गई। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, रीना, तुम्हें शमिता के लिए स्पार्कलिंग वाटर बॉटल चाहिए? जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो सामने उसके सपनों का सजीला राजकुमार युवराज खड़ा था, और उसके हाथ में वही वाटर बॉटल थी। जब उस मैनेजर ने भी युवराज को अपने सामने खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तो आलिया को एक नौसिखिया असिस्टेंट समझकर पकड़ लिया था ताकि वो उसको धमकाकर अपने काम करवा सके। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि युवराज उसकी मदद के लिए आगे आ जाएगा। शमिता एक न्यू कमर मॉडल थी जिसको अभी तक बस कुछ ही मॉडलिंग असाइनमेंट मिले थे, और उसका करियर बस अभी शुरू ही हुआ था। जबकि उसके सामने युवराज एक टॉप रेटेड स्टार, बल्कि यूं कहा जाए कि एक लेजेंड था जिसको आज किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। रीना ने कांपते हाथों से बॉटल ले ली और बोली, थैंक यू सर, और शमिता मैम की तरफ से भी थैंक यू सो मच। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स माय प्लेजर। बॉटल लेकर रीना फौरन वहां से निकल गई। युवराज की मौजूदगी से आलिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी पलकें उठाकर उसको देखा। अभी तक उसको यही लगता था कि युवराज सबसे हैंडसम और स्मार्ट सेलिब्रिटी है, लेकिन जब से उसने उसकी हेल्प की तब से तो वो उसकी पर्सनालिटी पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। उसके पास सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत दिल भी था। वो इसी सोच में डूबी हुई थी। एक तरफ सिद्धार्थ है, कितना खड़ूस और एटीट्यूड, बात बात पर भड़कने और डांटने वाला, और दूसरी तरफ उसके सपनों का राजकुमार युवराज, कितने प्यारे नेचर वाला है। तभी तो सिद्धार्थ की तुलना में उसके लगभग दुगने फैंस हैं। जब उसकी नजरें युवराज से मिली तो वो जैसे अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई और शर्माते हुए एक ठंडी आह भर के बोली, थैंक यू सो मच सर। युवराज ने भी उसके थैंक यू का जवाब हल्के से मुस्कुरा कर दिया, माय प्लेजर। ये तो आलिया और युवराज का एनकाउंटर हो गया, और सिद्धार्थ भी नहीं है। क्या लगता है आलिया अपनी दिल की बात कह देगी कि वो युवराज की कितनी बड़ी फैन है, या एक बार फिर से सिद्धार्थ बीच में आ जाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए चैप्टर 69 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया, और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी के अगले चैप्टर को शुरू करते हैं और सुनते हैं चैप्टर 68, सपना हुआ पूरा। भोली भाली आलिया को अभी तक नहीं पता था कि वो सिद्धार्थ के शब्दों के जाल में फंसी जा रही है। उसने सुमन को कॉल करके बोला, हेलो सुमन, तू घर निकल जा, मैं सिद्धार्थ के साथ कार में घर आ रही हूँ। मुझे पता है तुझे जलन हो रही होगी, है ना? अच्छा चल बाय, कल मिलते हैं। सुमन उसकी बात सुनकर गुस्से से भुनभुनाते हुए बोली, क्या अब तो उसके साथ जा रही है? तू भी उन लड़कियों में से है ना जो बॉयफ्रेंड मिल जाता है तो अपनी बचपन की फ्रेंड को भूल जाती है? आलिया हंसते हुए बोली, नहीं यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, सिद्धार्थ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और धीरे से सुमन से फोन पर कुछ कहा। उसके इस तरह से फोन छीनने से आलिया चौंक गई। हिचकिचाते हुए बोली, अरे वो मेरा फोन है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरा फोन है? वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन तुम तो मेरी एंटी फैन हो ना, इसलिए अभी तुम्हारा ये फोन फिलहाल मेरे पास रहेगा, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम कोई ऑनलाइन कमेंट ना कर दो।
अरे नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ, प्लीज बिलीव मी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ पॉकेट में डाला और मुस्कुराते हुए उससे बोला, ठीक है, घर चलकर अपना फोन ले लेना, और हाँ, अब तुम मेरे लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करोगी। अपना ये प्रॉमिस तोड़ना मत, वरना मैं भी अपना प्रॉमिस तोड़ दूंगा। उसने उसका फोन वापस नहीं दिया और कार में बैठ गया। आलिया भी उसके साथ चुपचाप बैठ गई और रास्ते भर सिद्धार्थ उसका फोन चलाता रहा। घर के बाहर पहुंचकर उसने उसका फोन उसकी तरफ उछाल दिया। आलिया की चीख निकल गई कि कहीं उसका फोन गिरकर टूट ना जाए। उसने अपने दोनों हाथ से बड़ी मुश्किल से उसको संभाला और उसकी तरफ घूरते हुए ऊपर चली गई। कार में बैठे हुए ही ड्राइवर ने उससे कहा, सर, मुझे लगता है कि आप मिस आलिया को पसंद करने लगे हैं। सिद्धार्थ ने जब उसकी तरफ देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मैंने इससे पहले आपको कभी किसी लड़की के साथ बात करते हुए नहीं देखा, इसीलिए ऐसा कहा सर। उसकी बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, अल्बर्ट अंकल, आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा बोल रहे हो? ड्राइवर चुप हो गया और फिर कोई शब्द नहीं कहा। शायद वो सोच रहा था कि बड़े साहब को इस बारे में बताना चाहिए कि नहीं। वीकेंड की छुट्टी हुई थी। आलिया देर तक सो रही थी। तभी उसका फोन बजा और उसकी आंखें खुल गई, लेकिन अभी भी वो बिस्तर से उठी नहीं थी और लेटे हुए ही उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर कॉलर आईडी की जगह नाम था, हिटलर ओबरॉय। इस नाम से उसने सिद्धार्थ का नाम अपने फोन में सेव किया था। उसने कॉल पिक किया और उखड़ी हुई आवाज में बोली, हेलो, क्या हुआ? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे नींद में वो डिस्टर्ब हो गई हो। आज एक नई एल्बम जानशीन के लिए फोटोशूट होना है और युवराज भी वहां आएगा। सिद्धार्थ ने बस एक लाइन बोली। आलिया फौरन हड़बड़ाकर उठ गई। बिस्तर से उतरते हुए वो बहुत स्पीड में बोली, ओके ओके, मैं अभी 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। तुम, मेरा मतलब आप जाना मत, ओके, मैं बस आ रही हूँ। 1 सेकंड में उसकी आंखों की सारी नींद गायब हो गई। सिद्धार्थ ने जब उसकी हड़बड़ाहट सुनी तो उसको हंसी आ गई। फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज किए और नीचे आकर आलिया का इंतजार करने लगा। आलिया जब कार में बैठी तो सिद्धार्थ के अलावा ईशान और रोहित भी मिले। जहाँ ईशान के चेहरे पर वही हमेशा की तरह मुस्कुराहट थी, तो रोहित बहुत थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से पता चल रहा था कि वो रात भर जागा हुआ था। आलिया, जब हम लोग पहुंच जाए तो मुझे जगा देना, अब तक मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। रोहित आंखें बंद करते हुए बोला, क्या कल सारी रात प्रैक्टिस की है? आलिया ने पूछा। हाँ बिल्कुल, बेचारे ने रात भर प्रैक्टिस की है, पबजी के प्रैक्टिस मोड में। ईशान उसकी खिल्ली उड़ाता हुआ बोला, अब ये एक नए ऑनलाइन गेम की लत लग गई है भाई साहब को, उसी में रात भर जागे हैं ये सुनते ही सिद्धार्थ ने रोहित को घूर कर देखा। ग्रुप लीडर होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको तीनों मेंबर्स की स्टडी, म्यूजिक प्रैक्टिस, खाना पीना, सोना, सबका टाइम टेबल के हिसाब से पूरा ख्याल रखना होता है। ईशान से कभी भी कोई शिकायत नहीं रहती, लेकिन रोहित का बचपना अभी तक गया नहीं था। थोड़ी ही देर में उनकी कार स्टूडियो पहुंच गई, जहां पर फोटोशूट चल रहा था। वो लोग कार से उतरकर स्टूडियो के गेट पर पहुंचे ही थे कि तभी एक चार्मिंग पर्सनालिटी उनके सामने आ गई। युवराज! ओह माय गॉड, ये तो युवराज है। अपने सपनों के हीरो को अपने सामने खड़ा देखकर आलिया का छोटा सा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। वो सिद्धार्थ के सामने आकर रुका और मुस्कुराता हुआ बोला, अरे इतने टाइम के बाद मिले हो और बहुत जल्दी में निकले जा रहे हो। सिद्धार्थ का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। उसने अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाए और इससे पहले कि वो कुछ कहता, ईशान ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, सिद्धार्थ चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी। युवराज का मैनेजर पीछे से आते हुए उन सबसे बोला, प्लीज रुकिए। पीछे थुलथुले बदन का लगभग 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी सामने आया, जिसके सिर के आधे बाल पहले ही झड़ चुके थे। नाक पर मोटे लेंस का चश्मा एडजस्ट करते हुए चापलूसी भरी आवाज में वो बोला, पहले युवराज अंदर जाएंगे। उसके ये कहने पर जैसे वहां सन्नाटा छा गया। ये शोबिज बड़े स्टार्स का सेट किया हुआ रूल था कि जो स्टार ज्यादा बड़ा होगा
होने वाले इवेंट में सबसे पहले वही मूव करेगा। ऐसा नहीं था कि स्टारडम नाइट ग्रुप की पॉपुलैरिटी कम थी, लेकिन पिछले काफी टाइम से अपनी प्रोफेशनल स्टडीज पर फोकस करने की वजह से म्यूजिक इवेंट में फिलहाल वो इतने एक्टिव नहीं थे। स्टारडम नाइट का कोई भी लाइव कॉन्सर्ट या कोई इवेंट हाल में नहीं हुआ था, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी युवराज के सामने कुछ फीकी सी पड़ गई थी, जिसका युवराज पूरा फायदा उठाना चाह रहा था। स्टारडम नाइट की वजह से उसको जो काफी तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था वो अब नहीं रहा। उसके सामने खड़े हुए तीनों के चेहरे बिना किसी एक्सप्रेशन के तमतमाए हुए थे। उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और लापरवाही से सिद्धार्थ से बोला, जस्ट रिलैक्स डियर, क्या फर्क पड़ता है कौन पहले जाएगा या कौन बाद में। आलिया उसकी बात पर चहकते हुए बोली, जी बिल्कुल, जबकि बाकी तीनों ने उसकी बात पर अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया था। बेवकूफ लड़की। सिद्धार्थ मन ही मन बड़बड़ाया। अपनी बात पर आलिया के सपोर्ट करने पर युवराज उससे इम्प्रेस हुआ और अपना चश्मा हटाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए आलिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू मिस। आलिया। अपना नाम बताते हुए आलिया ने सिद्धार्थ से हाथ मिलाया। जिस आइडियल को उसने हमेशा अपने टीवी, इंटरनेट पर या अपने सपनों में देखा था, आज वो उसकी आंखों के सामने खड़ा मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला रहा था। उसको तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या हम पहले मिले? युवराज ने उससे हाथ मिलाते हुए पूछा। नो सर। आलिया के कुछ बोलने से पहले ही उसका मैनेजर बोल पड़ा, स्टारडम नाइट के मिस्टर सिद्धार्थ, मिस्टर ईशान और मिस्टर रोहित के अलावा इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनको शायद यहाँ पर किसी ऑडिशन के लिए बुलाया होगा। अपनी फेवरेट आइडल के पूछने पर वो खुद ही युवराज को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, आई एम आलिया, मैं आपकी इससे पहले कि वो खुद को उसका फैन कह पाती, सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे खींच लिया। इससे पहले कि वो सिद्धार्थ की इस हरकत का कुछ और मतलब समझता, ईशान ने क्लियर किया, ये सिद्धार्थ की असिस्टेंट है, यू प्लीज कम फर्स्ट। कहकर उसने उसे आगे चलने का इशारा किया। उसका मैनेजर अपेक्षा से हंसा और युवराज अपना सनग्लासेस पहनकर मुस्कुराया और अंदर जाने लगा। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, ओह रियली? मेरे बॉयज ने तुम्हें आगे जाने का रास्ता कब से देना शुरू कर दिया युवराज? आवाज सुनकर युवराज रुक गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लॉन्ग रेड ड्रेस और उसी कलर की मैचिंग डार्क मैट लिपस्टिक और सेम कलर की हाई हील्स पहनकर ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए रोमा ओब्रॉय सामने से चली आ रही थी। उसको देखकर युवराज के मैनेजर के चेहरे पर नफरत आ गई। पूरी इंडस्ट्री में रोमा चालाक लोमड़ी की तरह फेमस थी। हेलो रोमा। युवराज मुस्कुराया, तुम लोग यंग टैलेंट हो तो तुम लोग आगे जाओ, मैं कभी ऐसा माइंड नहीं करता। युवराज भोला सा चेहरा बनाकर बिल्कुल अनजान बनते हुए बोला, जैसे उसको सच में इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोमा उसकी इन चालों को बहुत अच्छे से जानती थी। वो उस पर ताना मारते हुए बोली, औरतें भले ही ऐसी बातें कर ले, लेकिन आदमी हमेशा हर बात बिल्कुल साफ और सीधी करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसी बातें करने का क्या फायदा जब कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों में भी एक भी अवार्ड नहीं जीत पाया। ये तो सच में बहुत अफसोस की बात है। रोमा छुपे शब्दों में सीधे उस पर कटाक्ष कर रही थी। युवराज सब कुछ समझ गया कि उसका इशारा किसकी तरफ है। उसके कटाक्ष पर वो मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसके ताने सुनकर उसका पारा हाई हो रहा था। ये उसकी आंखों से और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से जाहिर हो रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी उसी जगह सबको अच्छा सबक सिखा दे, लेकिन कंपनी ने उसकी हीरो जैसी इमेज की जो गाइडलाइंस बनाई थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसको किसी भी तरह के कोई इशू में पड़ना नहीं था। अब हमें चलना चाहिए, लेट्स गो। ईशान ने बात को खत्म करते हुए कहा, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सब अपनी ही जगह पर खड़े थे। आलिया अभी तक चेहरे पर स्माइल लिए हुए एकटक युवराज को ही देखे जा रही थी, जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर झिड़कते हुए धीरे से कहा, ओलियो, खुद को ठीक करो,
ऐसा चेहरा बनाकर तुम बिल्कुल इडियट लग रही हो। लेकिन आलिया पर तो जैसे किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपने हीरो के ख्यालों में खोई हुई मुस्कुराए जा रही थी। जब ईशान ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया तो वो जैसे नींद से जागी। वो ये समझी कि उसको आगे जाने के लिए कहा जा रहा है और सबसे पहले वो अंदर चली गई। ईशान, रोहित सभी ये देखकर शॉक्ड रह गए। युवराज का मैनेजर और रोमा दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। युवराज और सिद्धार्थ के ईगो के टकराव को आलिया ने अपनी बेवकूफी से ही सही लेकिन फिलहाल के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए आलिया के पीछे चला गया। क्या आमने सामने मिलकर आलिया के ऊपर चढ़ा हुआ युवराज का भूत उतरेगा और क्या उसे अपने रियल हीरो सिद्धार्थ का प्यार नजर आएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। ओके, रिलैक्स। क्या तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? ओह हाँ, प्लीज ऑटोग्राफ। यस सर। आलिया खुशी से उछल पड़ी। उसको अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपने पर्स से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर युवराज का ऑटोग्राफ लिया। ऑटोग्राफ के बाद युवराज ने खुद ही उससे पूछ लिया, चलो एक सेल्फी भी ले लेते। युवराज का यह कहना था कि उसके दिल की धड़कनों की स्पीड एकदम से बढ़ गई। धक 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 धक। आलिया को लग रहा था कि ये सब कोई सपना है। जहाँ लड़कियां उसके साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए मरती थी, वहीं वो खुद अपनी तरफ से उसको सेल्फी के लिए ऑफर कर रहा था। उसने फटाफट अपना फोन निकाला और उसको अनलॉक करके स्क्रीन सेवर हटाया और कैमरा ऑन किया। युवराज ने जब उसको फोन अनलॉक करते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि पूरे स्क्रीन सेवर पर उसही की फोटो का कोलाज बना हुआ था और वॉलपेपर पर भी उसकी लेटेस्ट फोटो थी। यानी ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, उसने मन ही मन सोचा। आलिया हाइट में उससे काफी छोटी थी, इसलिए कैमरे में सेल्फी के लिए परफेक्ट शॉट नहीं आ पा रहा था। ये देखकर युवराज थोड़ा सा नीचे झुका और उसके चेहरे के पास आ गया और उसका फ्रंट कैमरा ओपन करके एक स्माइल करते हुए एक सेल्फी ले ली। जब वो उसके बिल्कुल पास आ गया तो उसकी इम्पोर्टेड परफ्यूम की महक आलिया को हिप्नोटाइज कर गई। वो उसकी महक में बिल्कुल खो चुकी थी। एक्साइटमेंट में उसकी आंखें बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी महकते हुए गार्डन में पहुंच गई हो, जहां खुशबूदार हवाएं बह रही हो और उस हवाओं में गुलाब की अनगिनत पंखुड़ियां हवा में उड़ रही हैं। आगे पीछे चारों तरफ वायलिन का म्यूजिक बज रहा था। कुल मिलाकर एक परफेक्ट रोमांटिक सीन उसके दिमाग में तैयार हो चुका था। उसको लग रहा था कि आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। उसकी महक में डूबकर उसका दिल कह रहा था कि आज सब कुछ भूलकर वो युवराज के सीने से लग जाए। तभी युवराज ने उसका फोन वापस किया और आलिया होश में आई। उसने भी खुद को संभाला और शर्माते हुए अपना फोन वापस ले लिया। थैंक यू सो मच। आज मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन है। आज का दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, उसने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबी चौड़ी आकृति निकलकर आलिया के पास आई। शाही ब्लैक कपड़ों में बेहतरीन मेकअप किए हुए वो सिद्धार्थ था, जो बिल्कुल किसी राजकुमार के जैसा लग रहा था। आलिया के पास जाकर वो थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, चलो अंदर। उसका यूं बीच में टपक पड़ना आलिया को बहुत खला, लेकिन आज का दिन उसके लिए यादगार था और वो फिर से सिद्धार्थ की वजह से अपना इतना अच्छा मूड खराब करना नहीं चाहती थी। इसलिए बिना कोई बहस किए वो युवराज को एक प्यार भरी स्माइल देकर अंदर चली गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ भी वापस जाने लगा तो पीछे से युवराज ने उसे टोक दिया, लगता है तुम्हें अपनी छोटी सी असिस्टेंट की बड़ी फिक्र है, इसलिए उसको लेने बाहर तक आ गए। उसको थोड़ा ट्रेन करो। सिद्धार्थ अंदर जाते हुए वापस पलटते हुए युवराज के पास आकर बोला, ओह अच्छा, तो तुम मुझे एडवाइस दोगे?
युवराज और सिद्धार्थ दोनों ही आमने सामने तने हुए खड़े थे। उनके चेहरों से यह साफ पता चल रहा था कि ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी थी। उनको इस तरह से एक साथ आमने सामने खड़े देखकर आसपास का सारा स्टाफ भी रुक गया और उनको देखने लगा। जब दो बड़े सेलिब्रिटी आमने सामने टकराएंगे तो गॉसिप भी तो मिलेगी। अरे मैं तुम्हें कोई पर्सनल एडवाइस कहाँ दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारा ग्रुप पहली बार एक पीरियड ड्रामा वाले वेब सीरीज की शूटिंग कर रहा है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें शूटिंग के लिए कुछ बेसिक चीजें सिखा सकता हूँ। मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड। युवराज ने बड़ी ही चालाकी से उसकी फर्स्ट टाइम की शूटिंग में हेल्प करने के बहाने सिद्धार्थ को ये जता दिया कि एक्टिंग के मामले में वो अभी नौ सीखिया है और उसके सामने अभी जूनियर है। सिद्धार्थ उसकी ये चालाकी समझ गया, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी भड़का नहीं और बड़े ही कूल अंदाज में जवाब दिया, ओह थैंक यू सो मच सीनियर, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम टीचर को सिखा सकते हो? आसपास मौजूद सारे लोग जो उन दोनों को सुन रहे थे एकदम से हंस पड़े और सिद्धार्थ मुस्कुराया और वापस अंदर चला गया। युवराज ने उसको नीचा दिखाना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ के वन लाइनर ने उसको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। ये सभी को पता था कि मॉडर्न हो या कोई ऐतिहासिक, किसी भी तरीके के टीवी सीरियल या वेब सीरीज में युवराज का होना उसके चहीते फैंस को उत्तेजित कर देता था, चाहे वो कैसी भी एक्टिंग करे। युवराज का जितना बड़ा प्लस पॉइंट उसका रॉयल और डैशिंग लुक था, उतना ही बड़ा माइनस पॉइंट था उसकी एक्टिंग। उसको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो फेमस था सिर्फ अपने फैंस की वजह से, जो टीवी सीरियल उसकी एक्टिंग की वजह से नहीं, उसके चार्मिंग फेस की वजह से देखते थे, जिनके लिए उसका गुड लुक ही सब कुछ था। एक्टिंग के मामले में तो उसके सपाट चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन ढंग से नहीं आता था। सिद्धार्थ के जाने के बाद युवराज उसको घूरते हुए एक खतरनाक स्माइल चेहरे पर लाते हुए बोला, फोटो शूट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपनी दोनों आस्तीन चढ़ाते हुए वहां से निकल गया। आलिया अभी भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और अपने युवराज को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटता हुआ उसे अंदर ले गया और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि कहीं भी मत जाना, फिर तुम युवराज के पास कैसे गई? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आलिया ने चिढ़ते हुए कहा। वो समझ रही थी कि उसका युवराज से मिलना सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अच्छा, मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही हो? एक तो मैं खुद तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए और तुम उल्टा मुझ पर भड़क रही हो। एहसान कैसा? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं एग्जाम में 80% तक मार्क्स लाऊंगी तो तुम मुझे फोटोशूट में लेकर आओगे। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना है, उसमें तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान थोड़े ना है। आलिया ने एक झटके में सिद्धार्थ को क्लियर कर दिया और वो शॉक्ड खड़ा हुआ उसकी बातें सुनता रहा और ये सोचता रहा कि ये कितनी मतलबी और एहसान फरामोशी लड़की है। इसके लिए किसी का भी कोई एहसान, कोई कदर नहीं। साथ ही अब वो ये भी अफसोस कर रहा था कि वो आलिया को फोटोशूट पर क्यों लेकर आया। फिर चुपचाप बिना कुछ कहे उसके सामने से गुस्से में चला गया। आलिया उसके गुस्से में जाते हुए देख रही थी, लेकिन उसने उसको मनाया नहीं, ना ही रोकने की कोशिश की। जब वो अंदर ड्रेसिंग रूम में आई तो उसने देखा ईशान और रोहित दोनों का ही पूरा मेकअप हो चुका था। एक बात तो माननी पड़ेगी, दोनों वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ साथ इस ट्रेडिशनल आउटफिट में भी काफी डैशिंग लग रहे थे। शाही पोशाक में वो किसी राजकुमार की तरह जच रहे थे। वो सभी एक नए फिक्शन पीरियड टीवी सीरियल चंद्रकांता के रीमेक के लिए शूटिंग कर रहे थे। रोहित का कैरेक्टर विजयगढ़ के सेनापति राणा बहादुर का था और ईशान एक बहुत ही तेज तर्रार और बहादुर जासूस जाबाज का रोल प्ले कर रहा था। इस नई टीवी सीरियल सीरीज पर बहुत भारी बजट लगाया गया था। सेट, कॉस्ट्यूम, लंबी चौड़ी स्टार कास्ट, सब पर कई मिलियन खर्च किए गए थे। फिर भी स्टारडम नाइट के तीनों स्टार्स सपोर्टिंग कैरेक्टर के रोल में थे। स्टूडियो में एक बड़े महल का सेट और चारों तरफ शाही माहौल देखकर
आलिया को महसूस हो रहा था कि जैसे वो टाइम ट्रैवल करके राजा महाराजाओं के समय में आ गई हो। इन सभी बातों में अचानक उसका ध्यान सिद्धार्थ की तरफ आया। सिद्धार्थ कौन सा रोल प्ले कर रहा है? तुमने बताया नहीं कि तुम कौन सा रोल प्ले कर रहे हो। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ कौन सा किरदार निभा रहा है? मैं भी आप ही की तरह बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर 71 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 71, एक नया आशिक। सिद्धार्थ ने तिरछी नजरों से उसको घूर कर देखा और फिर जवाब में एक ताना मारते हुए बोला, मुझे तो लगा तुम्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा फेवरेट युवराज कौन सा रोल प्ले कर रहा है। उसकी बात सुनकर आलिया शर्मिंदा हो गई। उसने वाकई में बस यही सुना था कि सीरियल के लीड रोल में युवराज था, जो राजगढ़ के महाराजा भानु प्रताप का पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप का रोल प्ले कर रहा था। तब रोहित ने आलिया को बताया कि सिद्धार्थ विजयगढ़ के महाराजा विजय सिंह के पुत्र जय सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। सिद्धार्थ का मूड अभी तक सही नहीं हुआ था। आलिया को भी उसके हाव भाव से साफ महसूस हो रहा था कि वो अभी भी गुस्से में है। फिर वो उसके सामने से हटकर बाहर चला गया। आलिया को ये तो पता था कि सिद्धार्थ उससे नाराज था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उससे क्यों नाराज था। आलिया ने मुंह बिचकाकर अपने कंधे उचका दिए, जैसे कि उसको नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, और अपना फोन निकालकर देखने लगी। उसकी स्क्रीन पर अभी भी उसकी फोटो एल्बम शो हो रही थी, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही उसने युवराज के साथ सेल्फी ली थी। सफेद लबादे जैसे कॉस्ट्यूम पहने हुए युवराज मुस्कुराता हुआ सेल्फी खींच रहा था और उसके पास शर्माती हुई आलिया खड़ी थी। देखने से तो वो एक बिल्कुल ही बेतुका सा जोड़ लग रहा था और वो उसकी डैशिंग पर्सनालिटी के साथ कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। फिर भी अपने सुपरस्टार को देखकर फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उस फोटो को अपने फोन में स्क्रीन सेवर सेट कर लिया। पास ही खड़े रोहित को लगा कि शायद वो फोन में कोई गेम खेल रही होगी। जब उसने उससे बिल्कुल पास आकर देखा तो उसके फोन में युवराज का फोटो देखकर वो एकदम से भड़क गया और हैरान होकर उससे पूछा, आलिया, कि तुमने युवराज के साथ सेल्फी ली है? उसके इस तरह से पूछने पर आलिया को बड़ा अजीब लगा। आखिर वो एक सुपरस्टार है और अपने फेवरेट सुपरस्टार के साथ अगर उसने एक फोटो खिंचवा भी ली तो कौन सी आफत आ गई। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोहित ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उस पर चीखते हुए कहने लगा, आलिया, युवराज एक बहुत ही घटिया आदमी है, उससे दूर ही रहो। वो बहुत बड़ा अय्याश आदमी है और हमेशा लड़कियों का गलत फायदा उठाता है। तभी उसको बीच में ही रोमा ने टोका, रोहित, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करो? उसकी बात पर रोहित बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन आलिया को युवराज की बुराई सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका तो सारा ध्यान बस उसके फोन पर ही लगा था, जो रोहित ने छीन लिया था। आलिया आंखों में आंसू भरकर बोली, तुमने मेरी फोटो तो नहीं डिलीट की ना? जब रोहित ने आलिया की आंखों में आंसू देखे तो पता नहीं उसका दिल क्यों बेचैन हो गया। उसको एक तेज चुभन सी महसूस हुई। ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल पर सुई चुभो दी हो। लेकिन फिर भी वो खुद को सख्त करते हुए बोला, मैं जो भी कर रहा हूँ बस तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मेरा भला बुरा सोचने वाले तुम कौन होते हो? मैं किसी से मिलूं या ना मिलूं, तुमसे मतलब? आलिया गुस्से में अपने दोनों गाल फैलाते हुए बोली। उसके रिएक्शन की वजह से रोहित ने उसका फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। उसको उस टाइम उसको वापस देने का कोई मूड नहीं दिख रहा था। ये देखकर आलिया और भी ज्यादा भड़क गई, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए अपनी दोनों भौहें चढ़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा फोन वापस करो। अभी फोटो शूट हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें फोन वापस कर दूंगा। ये कहकर रोहित फोटो शूट के लिए चला गया। ईशान बहुत देर से ये सब देख रहा था।
आलिया की हालत देखकर उसको उस पर तरस आ गया। वो उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसको दिलासा देते हुए बोला, कभी कभी रोहित बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करता है। अभी यहाँ का सारा काम निपटा ले, फिर मैं खुद तुम्हारा फोन वापस दिलवा दूंगा, ओके? आलिया कुछ नहीं बोली। उसकी बात पर सहमति से चुपचाप सिर हिला दिया। इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन युवराज की वजह से आज जितना अच्छा उसका मूड हुआ था, सिद्धार्थ और रोहित की वजह से उतना ही खराब हो गया। उसके बाद बिना किसी इशू के फोटोशूट चला और जल्द ही पैकअप हो गया और ये अनाउंस किया गया कि फोटो एडिट होने के बाद सीरियल का प्रमोशन किया जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद ही सीरियल की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। सीरियल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही फोटोशूट के सेट पर मौजूद थे। उन्होंने भी प्रोडक्शन के बारे में युवराज और उसके मैनेजर से और बाद में स्टारडम नाइट और रोमा के साथ भी डिस्कशन किया था। मीटिंग के बाद तीनों ने ड्रेसिंग रूम में जाकर कॉस्ट्यूम चेंज की और मेकअप उतारा। रोमा उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करके अपनी कार में बैठकर चली गई और वो तीनों आलिया को लेकर अपनी कार में बैठकर घर चल दिए। आलिया अभी भी उससे नाराज बैठी थी। कार में रोहित ने उसका फोन अपनी पॉकेट से निकाला और उसको वापस कर दिया। फोन हाथ में लेते ही उसने सबसे पहले फोटो गैलरी खोलकर सभी फोटो चेक की। उसके सारे फोटो गैलरी में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी आलिया का मूड ठीक नहीं हुआ था। उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। वो पूरे रास्ते भर किसी से बात नहीं की। रोहित ने कई बार टॉपिक बदलकर दूसरी बात करने की कोशिश की, लेकिन तब भी आलिया का मूड ठीक नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी अपसेट होकर बैठा हुआ था। घर पहुंचकर आलिया सीधे अपने कमरे में चली गई और सिद्धार्थ भी बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला गया। बस ईशान और रोहित ही कार में रह गए। ईशान ने उससे पूछा, आखिर आज तुम्हें हो क्या गया था? आलिया के फोन से तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? रोहित चुपचाप बैठा हुआ था। ईशान की बात पर वो किसी बच्ची की तरह सुबकने लगा। पता नहीं यार, ये मुझे क्या हो गया था। मैं किसी भी हाल में आलिया का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। भाई तुझे तो पता है ना युवराज किस तरीके का इंसान है। अगर उसकी वजह से आलिया को कोई नुकसान पहुंचता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए गुस्से से रोहित के हाथों की मुट्ठियां कस गई। यार कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उस कमीने का सर फोड़ दूं और उसके बाद वो किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा, रोहित ने कहा। ईशान उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गया, फिर फौरन ही उसके सिर पर एक चपट मारते हुए बोला, खबरदार जो ऐसा सोचा भी। अगर ऐसा किया ना तो तू कभी भी छुप नहीं पाएगा। अरे यार तो क्या करूं मैं? जब जब मैं आलिया को युवराज के पीछे पागल होता देखता हूँ ना, मैं भी पागल हो जाता हूँ। मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है, रोहित ने अपना सिर पकड़ते हुए हताशा से कहा। जब अच्छा सोचो तो हमेशा अच्छा ही होता है। सबसे पहले तो तू ये नेगेटिव फीलिंग को अपने दिल से निकाल दे, फिर देखना सब अच्छा ही होगा, ईशान ने उसको समझाया। लेकिन एक बात तो बता, तू आलिया को लेकर इतनी टेंशन में क्यों है? रोहित ने सुनकर बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, पता नहीं यार, जब भी मैं उसको किसी परेशानी में देखता हूँ तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, और जब उसको खुश देखता हूँ तो मुझे भी एक अजीब सी खुशी मिलती है। भाई मुझे तो लगता है मुझे आलिया से प्यार हो गया है। रोहित की बात सुनकर ईशान बिल्कुल सीरियस हो गया। वो रोहित को बचपन से जानता था। वो कभी किसी बात को लेकर सीरियस नहीं होता था। आज भी कई बार वो बच्चों की तरह जिद कर बैठता था और उसकी जिद बस कुछ ही मिनटों की होती थी। अब जब वो आलिया को चाहने लगा है तो अब आगे क्या होगा? पता नहीं ये आलिया के लिए अच्छा होने वाला है या बुरा। अरे बाप रे, ये तो कहानी में बड़ा ही खतरनाक ट्विस्ट हुआ। हमको लग रहा था कि अर्नब को शायद आलिया से प्यार हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो घर में ही खेल हो गया। बहुत टेंशन हो रही है मेरे को। आगे की कहानी में क्या होगा? क्या वाकई ये रोहित का कोई बचपना है या फिर प्यार की कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग? सिद्धार्थ को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? आलिया तो अभी इन दोनों के बारे में नहीं जानती। कहानी उलझती जा रही है। बने रहिए मेरे साथ इस कहानी को आगे सुनने के लिए। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम, जहाँ पर आगे की कहानी का वक्त हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्ती या प्यार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलिया मुझे चाहती है। वो मेरी बिल्ली से चिढ़ती है और मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लेती। अभी मैंने जब उसका फोन ले लिया तो इतने में ही वो मुझसे नाराज हो गई। रोहित परेशान होकर बोला। पिछली बातों को याद करते हुए वो बिल्कुल हताश हो गया और उस वक्त बस यही सोच रहा था कि आलिया के दिल में वो अपना प्यार कैसे जगाए। ईशान रोहित से थोड़ा ज्यादा समझदार था, इसलिए वो अपने दोस्त की दिल की हालत बेहतर तरीके से समझ सकता था। वो जानता था कि प्यार दिल का सबसे खूबसूरत एहसास होता है और ये कब, कहाँ, किसको हो जाए, ये पहले से कोई नहीं जानता और इस तरह से किसी से जबरदस्ती प्यार करवाया भी नहीं जा सकता। वो उस वक्त आलिया के दिल का हाल भी समझ सकता था, लेकिन रोहित के दिल की हालत भी उससे छुपी नहीं थी। देख भाई, मैं नहीं जानता कि आलिया के दिल में तेरे लिए क्या फीलिंग है, वो तुझसे प्यार करती है या नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर तूने उसको प्यार करना शुरू कर दिया तो ये बात आलिया को भी बताने से पहले तुझे सिद्धार्थ को ये बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसके दिल में भी आलिया के लिए वही फीलिंग्स पैदा हो चुकी हैं। पहले तुझे उससे बात करनी पड़ेगी, उसने बिल्कुल किसी दार्शनिक के अंदाज में उसको समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ का नाम आते ही रोहित को एक झटका सा लगा। सिद्धार्थ से वो हमेशा थोड़ा डरा हुआ रहता था, लेकिन आलिया के लिए उसके दिल में चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसके लिए सिद्धार्थ का भी सामना करने के लिए तैयार था। वो किसी भी बात की गहराई पर ज्यादा गौर नहीं करता था। ईशान की बात पर वो एक सेकंड के लिए चुप हो गया, लेकिन दूसरे ही पल बोला, अगर मैं सिद्धार्थ को रास्ते से हटा दूं तो? रोहित के ऐसे बोलने पर ईशान को जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसी का मजाक उड़ाते हुए वो बोला, अच्छा, तुम सिद्धार्थ को अपने रास्ते से हटाओगे और ये काम कैसे करोगे, जरा ये भी बता दो, अपने इन कमजोर हाथों से। ईशान ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि रोहित खुद भी किसी बात को लेकर ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रह पाता। आज या कल उसके सिर से आलिया के प्यार का भूत अपने आप ही उतर जाएगा। यहाँ आलिया बिस्तर पर लेटी हुई अपने फोन में युवराज के साथ ली हुई सेल्फी को एक एक करके देख रही थी। अपनी फेवरेट स्टार के साथ फोटो खिंचाना उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इनाम लग रहा था। उसकी आंखें चमकीले तारों की तरह चमक रही थी, लेकिन जब उसको सिद्धार्थ और रोहित के साथ हुए इश्यू के बारे में ख्याल आया तो उसका सारा मूड अपसेट हो गया। कुछ घंटे पहले वो सोच रही थी कि आज का दिन शायद उसके लिए सबसे खुशनुमा दिन है, लेकिन उन दोनों की वजह से उसका सारा मजा किरकिरा हो गया। ये सब सोच सोच के उसके सिर में दर्द होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ये तय किया कि वो बस युवराज के बारे में सोचेगी, ताकि उसका मूड और ज्यादा अपसेट ना हो। उसने सोच लिया था कि उन फोटोज का बड़ा सा प्रिंट करवा कर अपने बेड के सिरहाने लगवाएगी। नहीं, वो अपनी वार्डरोब पर लगवाएगी, ताकि लेटने पर भी आंखों के सामने उसी को देख सके। नहीं, इसका वॉलपेपर बनवा के सामने पूरी दीवार पर लगवाएगी। वो युवराज के ख्यालों में खोई हुई थी, बस यही सब प्लानिंग किए जा रही थी। यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला और वो अपने युवराज के सपनों में खो गई। मंडे की सुबह आलिया क्लास में पीछे बैठी युवराज के साथ में खींची हुई फोटो को बड़ी ही उतावली होकर सुमन को दिखा रही थी और अपनी कल की विजिट के बारे में बढ़ चढ़कर बता रही थी। उसके पीछे ही सीट पर बैठा सिद्धार्थ उसके चेहरे पर झलकते हुए उतावलेपन को साफ देख रहा था, पर ना जाने क्यों उसको खुश देखकर उसका मूड खराब होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैथ्स की टीचर क्लास में आई और पढ़ाना स्टार्ट किया। उनके आने के लगभग आधे घंटे बाद लापरवाही से किसी के चलने की आहट कॉरिडोर में सुनाई दी और कुछ ही सेकंड्स के बाद किसी ने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। टीचर का मुंह गुस्से से तमतमा गया। इससे पहले कि वो गुस्से से कुछ बोल पाते, सामने से दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले हुए सीटी बजाता हुआ अर्नब क्लास में घुसा। उसको देखते ही टीचर का गुस्सा एकदम से गायब हो गया और खीसे निपोड़ते हुए वो बोला, अरे अर्नब बेटा, आओ आओ, प्लीज कम इन।
अर्नब ऐसे मुस्कुराया जैसे सारी दुनिया उसकी गुलाम हो, और उसी तरह बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ आराम से टहलते हुए आकर आलिया की सीट के पास आ गया और उस पर पहले से बैठे हुए एक लड़के की डेस्क पर लात मारते हुए बोला, चल पीछे खिसक। सिद्धार्थ को छोड़कर पूरी क्लास ही जब उससे डरती थी तो वो बेचारा डब्बू सा लड़का क्या करता। वो तो उससे डर के मारे अपना बैग उठाकर भाग ही गया और पीछे जाकर बैठ गया। अर्नब उसी तरह शैतानियत से मुस्कुराता हुआ आलिया के पास आकर बैठ गया और बोला, हेलो आलिया, अब मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, अब मेरे सामने जरा अच्छे से पेश आना। उसके बाद पूरे लेक्चर के दौरान उसने आलिया को ठीक से पढ़ने नहीं दिया। कभी पेपर बॉल, तो कभी इरेजर, तो कभी पेन कैप, कुछ ना कुछ उस पर फेंक कर लगातार उसको परेशान करता रहा। सिद्धार्थ पीछे की सीट पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था, लेकिन वो क्लास के बीच में अर्नब को कुछ भी बोलकर इशू नहीं बनाना चाहता था। क्लास खत्म होने के बाद सिद्धार्थ इंतजार कर रहा था कि अर्नब बस उसको एक मौका दे और वो जाकर उसकी धुलाई कर दे, लेकिन उससे पहले ही अर्नब अपनी सीट से उठा और बड़ी ही लापरवाही से जाकर आलिया के पास गया और उसके गले में हाथ डालकर उसके साथ बैठ गया। अगर कोई पहली बार उन दोनों को देखता तो ये समझता कि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसका ये जरूरत से ज्यादा पर्सनल होना आलिया को बहुत नागवारा गुजरा और जो हाथ अर्नब ने उसके कंधे पर रखा हुआ था अपनी गर्दन पीछे घुमाकर उस हाथ पर जोर से काट लिया। अर्नब बुरी तरह चीख पड़ा और इसके साथ ही एक साथ सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। सिद्धार्थ भी ये देखकर कल के बाद पहली बार खुलकर हंसा। अर्नब इस अचानक के हुए हमले से बौखला गया था और उस पर सबकी हंसी ने जले पर नमक का काम किया। उसका मन किया कि वो वहीं पर उसको सबके सामने सबक सिखा दे, लेकिन पूरी क्लास के सामने एक लड़की पर हाथ उठाकर वो और शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ दांत पीसकर रह गया। पिछली रात ठीक से ना सो पाने की वजह से आलिया का सिर भारी हो रहा था। सिद्धार्थ यूं तो उससे बात नहीं करता, लेकिन अर्नब को सबक सिखाने के बाद वो खुद ही उसके पास जाकर बोली, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आलिया ने सिर उठाकर सिद्धार्थ को देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। चलो मैं तुमको कॉलेज की डिस्पेंसरी से दवा दिलवा लाता हूँ, वो जानबूझकर अर्नब के सामने बोला। आलिया का मूड कल से उसके ऊपर खराब था, इसलिए वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अर्नब को जलाने के लिए वो फौरन उठी और वहां से उसके साथ चली गई। आलिया को सिद्धार्थ के साथ जाता देखकर अर्नब के तन बदन में आग लग गई। वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। सिद्धार्थ आलिया को डिस्पेंसरी में ले गया। फिलहाल उस टाइम पर वहाँ एक नर्स और एक फीमेल फिजिशियन के अलावा कोई भी नहीं था। इससे पहले कि वो डॉक्टर उससे कुछ पूछती, अर्नब भी पीछे से आ गया। तीनों को एक साथ देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आप में से किसकी तबीयत खराब है? इसकी, सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुबह से इसके सिर में दर्द है। डॉक्टर हैरान होकर आलिया से बोली, ओह, तो क्या सिर में दर्द बहुत बड़ी बीमारी होती है? आलिया उसकी बात पर झेप गई, फिर नॉर्मल होते हुए बोली, नहीं डॉक्टर, बस एक डिस्प्रिन दे दीजिए। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, एक लड़की और दो लड़के, कहीं ये लव ट्रायंगल तो नहीं? वो सिद्धार्थ और अर्नब दोनों के बारे में जानती थी। दोनों ही अपनी अपनी वजहों से कॉलेज में काफी फेमस थे और उनमें से एक तो सेलिब्रिटी भी है। ये लड़की जरूर कोई स्पेशल होगी जो ये दोनों उसके इतना करीब है। मेरे हाथ में भी जरा चेक कर लो डॉक्टर, इसने मेरे हाथ पर काट लिया था। अर्नब शर्ट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाकर अपना हाथ दिखाता हुआ बोला। उसके हाथ पर काटने का निशान था और आसपास लाल धब्बा पड़ गया था। डॉक्टर यह देखकर चौंक पड़ी। वो कोई प्री स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थे जो एक दूसरे को काटते फिरे। इस तरह फिजिकल होने के कई रीजंस हो सकते हैं। उसने अर्नब को भी एक बैंडेड और पेन किलर दे दिया। डिस्पेंसरी से बाहर आते हुए अर्नब ने ऑर्डर देते हुए आलिया से कहा, चलो ये बैंडेड मेरे हाथ में लगा दो। वो भी सिद्धार्थ के सामने अपनी वैल्यू दिखाना चाहता था। क्यों, तुम्हारे हाथ में है क्या? आलिया ने उसको टका सा जवाब देते हुए कहा। किसी और स्टूडेंट की हिम्मत नहीं थी कि वो उससे इस तरह से बोले। उसने उसको धमकाया, तुम्हारी ये हिम्मत? 2 टके की लड़की मुझसे ऐसे बात करती है? तू मुझे जानती नहीं है। यहाँ पर एडमिशन लेकर तू बहुत उड़ रही है ना?
मैं 1 मिनट में तुझे इस कॉलेज से निकलवा सकता हूँ, फिर ये सारा एटीट्यूड हवा हो जाएगा। लेकिन आलिया उसकी बात से डरी नहीं। पिछली बार अदिति और उसकी मम्मी ने भी यही कोशिश की थी, तब भी वो घबराई नहीं थी, बल्कि डटी रही थी और उसके भाई कार्तिक ने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। तो अब उसको कॉलेज से निकलवा देना, ये धमकी ज्यादा असरदार नहीं थी। और इन सब के अलावा अर्णव को ऑनलाइन गेम में हराने के बाद उसका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया था, इसलिए उसने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तो क्या हुआ, मुझे निकलवा दोगे तो मैं किसी दूसरे कॉलेज में चली जाऊंगी। ये कॉलेज कोई बहुत ज्यादा स्पेशल है क्या, या फिर आज शहर में कॉलेजेस की कमी है, इसलिए अपने मुंह का शटर बंद रखो, समझे, लूजर कहेंगे। हे यू, शट अप। वो लूजर का ताना सुनकर घुर्राया। अगर दम है तो गेम में क्या आमने सामने मुकाबला करके देख ले। उसकी वार्निंग पर सिद्धार्थ उसके सामने आके बोला, फाहा, क्या लेवल है तेरा, आमने सामने का मुकाबला एक लड़की से करेगा, मर्द से मुकाबला करने में हिम्मत नहीं रही क्या। अपनी दोनों आस्तीनें चढ़ाता हुआ सिद्धार्थ बोला। अर्णव होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, ठीक है, आने वाले स्पोर्ट्स डे पर आमने सामने का मुकाबला भी हो जाएगा, तब डर से पीछे मत हट जाना। अर्णव उसको यो अकेले नहीं बल्कि सबके सामने हराना चाहता था और उसकी हड्डियों के साथ साथ उसका घमंड भी तोड़ना चाहता था। सिद्धार्थ उसके शैतानी खेल को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसकी हर चाल के लिए वो तैयार था। उसको घूरता हुआ अर्णव आंखों में आंखें और वार्निंग देते हुए वहां से चला गया। लीजिए भाई, स्पोर्ट्स डे का एक और नया पंगा तैयार। क्या लगता है, अर्णव जीतेगा या सिद्धार्थ? और ये बेवकूफ आलिया कब समझेगी कि सिद्धार्थ उससे कितना प्यार करता है। एनीवेज, इंतजार करते हैं और सुनते रहते हैं पॉकेट एफएम पर ये अमेजिंग कहानी आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आगे की कहानी। चैप्टर 73, चार्मिंग प्रिंस। सिद्धार्थ को घूरता हुआ अर्णव आंखों ही आंखों में उसको वार्निंग देते हुए वहां से चला गया। आलिया उसके तेवर देखकर हंसती हुई सिद्धार्थ से बोली, ये लगता है किसी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बल्कि केजी क्लास का बच्चा है। बचपना तुम में नहीं है क्या? मैं ये सोचकर कल तुम्हें अपने साथ लेकर गया था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, लेकिन तुम्हारी बचकानी हरकतों की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है पता है। सिद्धार्थ कल की भड़ास उस पर निकालते हुए बोला। आलिया कुछ नहीं बोली। उसको खामोश देखते हुए सिद्धार्थ उससे थोड़ी नरमी से बोला, आलिया, मेरी एक बात का सीरियसली जवाब देना। तुम युवराज को पसंद करती हो या प्यार करती हो? क्या मतलब? आलिया चौंक गई। मेरे फोन के स्क्रीन सेवर को देखो, तुम्हें क्या लगता है? फोन के स्क्रीन सेवर से बात जाहिर नहीं होती। मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये था कि तुम वाकई उससे प्यार करती हो या बस उसको एक फैन की तरह चाहती हो? सिद्धार्थ ने सवाल तो पूछ लिया था, लेकिन फिर भी उसको आलिया की बात पर भरोसा नहीं था। वो जवाब उसकी आंखों में ढूंढ रहा था, क्योंकि नजरें कभी झूठ नहीं बोलती। उसके लिए आलिया का उसका असली जवाब जानना बहुत जरूरी था। शायद आलिया भी ये बात समझ गई थी, इसलिए उसने अपनी नजरें चुराते हुए अपने दोनों हाथ पूरी तरह से फैलाते हुए बोला, मैं युवराज से इतना सारा प्यार करती हूँ। लेकिन उसकी आंखों में भरी शरारत देखकर वो समझ गया कि ये जानबूझकर उसको चिढ़ा रही थी। आलिया को ऐसा लगने लगा कि सिद्धार्थ फिर से नाराज हो गया। वो ये भी जानती थी कि सिद्धार्थ ही उसको युवराज से मिलने ले जा सकता है, इसलिए जबरदस्ती उससे भिड़ना ठीक नहीं। तो वो भी सिद्धार्थ से नरम होकर बोली, तुम युवराज से चिढ़ते हो ये एक अलग बात है, लेकिन उसके फैंस को टॉर्चर करना अच्छी बात थोड़ी है। सिद्धार्थ अपना माथा पीटते हुए बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वहां से जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, मुझे बेवकूफ फैन से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आलिया भी तुनक कर बोली, हाँ तो मैं कौन सा यहाँ रुकी हूँ, मैं भी जा रही हूँ। और वो वापस क्लास में चली गई।
आखिरी क्लास सेल्फ स्टडी की थी, इसलिए बस कुछ ही स्टूडेंट्स थे जो पढ़ रहे थे, वरना बाकी लगभग फ्री होकर बैठे थे। तभी क्लास में फिजिक्स की टीचर आए और बोले, एक्सक्यूज मी बॉयज, क्या आप लोगों में से कोई चार मेरी हेल्प करेगा? कुछ बुक्स मेरे ऑफिस से उठाकर लाइब्रेरी में पहुंचानी है। सामने से दो स्टूडेंट्स उठकर आ गए। दो स्टूडेंट्स और चाहिए। ईशान वैसे भी सभी की हेल्प करता ही रहता था, इसलिए वो उठकर सामने आ गया। ईशान को जाता देखते ही सुमन भी झट से उठकर खड़ी हो गई। सर, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। टीचर उसकी बात सुनकर थोड़े से कंफ्यूज होकर बोले, लेकिन सुमन, तुम एक लड़की हो। अरे तो क्या हुआ सर, मैं भी बॉयज की तरह स्ट्रॉन्ग हूँ। वो बिल्कुल तन कर खड़ी होते हुए बोली, ओके एज यू विश, लेकिन ज्यादा हैवी लोड मत उठाना। कम फॉलो मी, टीचर ने चारों से कहा। सुमन ने आलिया की तरफ एक कूल स्माइल दी और आंखों ही आंखों में ये बता दिया कि इसी बहाने वो अपने फेवरेट स्टार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगी। आलिया ने अपना माथा पकड़ लिया। उसको इस बात की टेंशन थी कि कहीं वो ईशान के सामने इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में बेइज्जती ना करवा ले। आलिया ने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ एक बात पूछूं? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर भी आलिया ने पूछ ही लिया, ये बताओ ईशान को किस तरह की लड़कियां पसंद है? सिद्धार्थ उसके सवाल पर हैरान आंखों से उसको देखने लगा, फिर जानबूझकर उसको सुनाते हुए बोला, सुंदर, सुशील, विनम्र और कम बोलने वाली। ओह अच्छा, क्या उसे ऐसी लड़कियां पसंद होगी जो भारी चीजें आसानी से उठा ले, जैसे गैस सिलेंडर, या फिर उसको गुंडों से बचा ले? आलिया बिना सोचे समझे बोले जा रही थी। सिद्धार्थ उसकी ऐसी बेवकूफी भरी बातों पर 2 सेकंड चुप हो गया, फिर उल्टा उसी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी लड़कियां लड़कों को पसंद आती हैं जो गुंडों से उनकी हिफाजत कर सके? मुझे लगता है अब शायद तुम्हें पागल खाने में एडमिट कराने की जरूरत है। लाइब्रेरी। 2 लड़के बुक्स का बंडल उठाकर लाइब्रेरी ले जा रहे थे। ईशान भी ढेर सारी बुक्स का बंडल लेकर जा ही रहा था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज प्लीज लाओ, ये मुझे दे दो आप। ईशान हैरानी से खड़ा होकर उसको देखने लगा। तभी सुमन ने जानबूझकर उससे वो बंडल ले लिया और लेकर जल्दी से आगे भाग गई। ईशान ये देखकर मुस्कुरा दिया और दूसरा बंडल लाने के लिए लेक्चर रूम में चल दिया। वो वहां से दूसरा बंडल लेकर आ ही रहा था कि सुमन ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। रुको रुको, ये मुझे दो प्लीज, कहकर फिर उसने उसके हाथों से वो भारी बंडल जबरदस्ती ले लिया और आगे भाग गई। अब ईशान को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो इतनी फास्ट थी कि उसके रोके रुक ही नहीं रही थी, और जितनी देर में उसने एक चक्कर लगाया उतनी देर में वो 2 चक्कर लगाकर आ गई। ईशान कॉरिडोर के दूसरी तरफ गया और कैंटीन से वाटर बॉटल ले ली। जब तक सुमन बुक्स का वो बंडल लाइब्रेरी पहुंचाकर वापस आई तो देखा चेहरे पर स्माइल लिए ईशान वहां पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हे रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ये लो पानी, उसने मुस्कुराते हुए उसको बोतल देते हुए कहा। ये मेरे लिए? वो बड़ी हैरानी से बोली, ऑफ कोर्स, ये एक बोतल मेरे लिए और ये एक तुम्हारे लिए। इतनी भागा दौड़ी जो कर रही हो तो थक तो गई होगी, लो थोड़ा पानी पी लो और रेस्ट करो। इतना हैवी लोड उठाने की जरूरत नहीं है, बाकी के बंडल दूसरे उठा लेंगे। ओह माय गॉड, चार्मिंग होने के साथ साथ ये कितने अच्छे नेचर वाला है। क्या कोई लड़का इतना अच्छा हो सकता है? सुमन मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगी। उसने प्यार से उसके हाथ से वो बोतल ले ली और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वो वहीं पर धड़ाम से गिर गई। उसको बेहोश देखकर ईशान एकदम से परेशान हो गया। उसने पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारी, लेकिन वो आंखें बंद करके लेटी ही रही। ईशान समझा कि जल्दी जल्दी भागकर काम करने की वजह से उसको थकान ज्यादा हो गई, इसलिए वो बेहोश हो गए। जब कुछ देर बाद सुमन को होश आया तो उसने खुद को ईशान की बाहों में पाया। वो उसको अपनी बाहों में उठाकर कॉलेज की डिस्पेंसरी ले जा रहा था। उसका चेहरा ईशान के सीने से सटा हुआ था और वो उसके महकते हुए परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल साफ साफ महसूस कर पा रही थी।
ओह माय गॉड, मैं ईशान की बाहों में हूँ। ये सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको इतना अच्छा लग रहा था कि होश में आने के बाद भी वो ड्रामा करके चुपचाप उसकी बाहों में ही लेटी रही। डिस्पेंसरी में ले जाकर ईशान उसको फिजिशियन के पास ले गया और उसको बताया कि थकान की वजह से उसको चक्कर आ गया और ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर उसको देखकर हैरान हो गई कि इतनी हट्टी कट्टी लड़की थकान की वजह से बेहोश कैसे हो सकती है। ये आज हो क्या रहा है? क्या तबीयत खराब होने का बहाना बनाने का कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? लेकिन फिर दूसरे सेलिब्रिटी ईशान को देखकर वो मुस्कुराए और बिल्कुल रिलैक्स होकर बोली, कोई बात नहीं, कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया होगा, इसलिए बेहोश हो गई। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी इनको ड्रिप लगा देती हूँ, इससे इनको फौरन होश आ जाएगा। ड्रिप लगाने की बात सुनकर ही सुमन एक झटके से उठकर बैठ गई और बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे ड्रिप मत लगाना। इतनी मजबूत और हट्टी कट्टी होने के बावजूद इंजेक्शन उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसको इंजेक्शन से हमेशा डर लगता था, पर अब उसकी पोल खुल चुकी थी। जब उसने ईशान को खुद को घूरते हुए देखा तो खिसिया कर बोली, मेरा मतलब है कि अब मुझे होश आ गया है, तो अब ड्रिप लगाने की क्या जरूरत। ईशान गहरी सांस भरकर बोला, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम एक काम करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? सुमन हड़बड़ाते हुए उसको मना करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं थैंक्स, मैं ठीक हूँ। ईशान मुस्कुराकर बोली, ओके लेट्स गो। सुमन भी समझ गई थी कि उसको उसके सारे ड्रामे के बारे में पता चल चुका है, लेकिन फिर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा। इससे उसके दिल में ईशान के लिए वैल्यू और भी बढ़ गई। क्या बात है भाई, सुमन की लव स्टोरी भी ट्रैक पर आते हुए नजर आ रही है। मुझे सुमन और ईशान आई थिंक कूल पेयर है ना, आपका क्या टेक है? जरूर शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ, जानने के लिए कि इन सब की लव स्टोरी के अलावा सिद्धार्थ और आलिया की लव स्टोरी कब आगे बढ़ेगी। ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 74, ओवर कॉन्फिडेंस। अगले दिन आलिया बेफिक्री से कोई गाना गुनगुनाते हुए कॉलेज पहुंची। जब वो क्लास में गई तो उसने देखा कि क्लास में एक नया टॉपिक ट्रेंड कर रहा था और वो था अगले हफ्ते होने वाला स्पोर्ट्स डे। पिछले सेमेस्टर में नए एनसीसी ट्रेनिंग कैंप की तरह इस सेमेस्टर में होने वाले स्पोर्ट्स डे में भी सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे। रॉकी को सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इंचार्ज बनाया गया था और वो सभी से एक फॉर्म भरवा रहा था जिसमें हर किसी को किसी न किसी एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना जरूरी था। आलिया के क्लास में आने के बाद उसने उससे पूछा, आलिया फौरन ये फॉर्म भर के मुझे दो, इसमें से कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो बताओ किसमें पार्टिसिपेट करोगी तुम। हालांकि वो आलिया को बचपन से जानता था, उसका स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर वो कहने पर भी बहुत मुश्किल से कोई स्पोर्ट्स खेल भी लेती तो इतना बुरा खेलती थी कि कोई भी बच्चा आसानी से उसको हरा देता था। और दूसरी तरफ रॉकी का एक्सेल कॉलेज में एडमिशन ही स्पेशल स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत हुआ था। अब कॉलेज में आने के बाद उसका लेवल अपग्रेड ही हुआ था। एक तरफ वो सेकंड सेमेस्टर का इंचार्ज था और दूसरी तरफ उसकी बचपन की दोस्त किसी भी स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो थी, तो ये उसकी रेपुटेशन खराब करने वाली बात थी। जब उसने आलिया को काफी फोर्स किया तो वो बोली, यार रॉकी मेरी तरफ से तू ही परफॉर्म कर ले, तुझे तो पता है ना मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मैंने किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया भी तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। हाँ, अगर स्पोर्ट्स डे पर कोई वीडियो गेमिंग का कंपटीशन हो ना तो मुझे बता। उसकी बात सुनकर रॉकी ने उसको घूर कर देखा और बोला, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता किस कैटेगरी में परफॉर्म करना है, और करना तो पड़ेगा ही क्योंकि सबके लिए ये कंपल्सरी है। अच्छा एक काम कर, इसमें से एक लोअर कैटेगरी का कोई भी स्पोर्ट्स चूज कर ले। ओके, फिर मैं रेसिंग कैटेगरी में पार्ट ले लेती हूँ।
उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ भागना ही होता है। आलिया ने फॉर्म में देखते हुए कहा। रेसिंग? सुमन उसकी मस्करी लेते हुए बोली। रहने दे भाई, रेसिंग में लंबी लंबी टांगों से भागा जाता है। अगर तू उसमें अकेले भी भागी ना तो भी सेकंड आएगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो दूसरों को दांतों से काटने की कैटेगरी में पार्ट ले लो, तुम तो उसमें काफी माहिर हो। जब उन दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो अर्नब डेस्क पर अपने पैर रखकर हंसते हुए कह रहा था। उसको देखते ही आलिया को खुन्नस आ गई और वो बिना किसी डर के उसको बोली, तुम तो चुप ही रहो लूजर कहीं के। इतनी ही अकड़ है तो तुम किसी दंगल में हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? तुम भी तो मारपीट में बहुत माहिर हो, इसके अलावा तो कुछ और तुम्हें आता नहीं। इस बात पर आलिया के साथ बाकी सब भी हंस पड़े। अर्नब उसके इस कमेंट पर कोई जवाब नहीं दे सका तो उसने डेस्क पर एक जोर से लात मारी। सब एक साथ चुप हो गए। उसके गुस्से से भरे तेवर देखकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, लेकिन आलिया अभी भी निडर होकर उसको घूर ही रही थी। सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये इससे डरती क्यों नहीं है, लेकिन वो उसको फिर से चैलेंज देते हुए बोली, मैं तो शॉर्ट पुट में हिस्सा लूंगी, अगर तुम में इतनी अकड़ है तो तुम भी इसमें पार्ट लेके दिखाओ। उसकी बात सुनकर वो एक पल रुका। ये चालाक लड़की फिर से उसको अपनी चाल में फंसाने तो नहीं जा रही थी, लेकिन अब वो उसकी झांसे में आने वाला नहीं था। बोलो, तैयार हो तुम? आलिया ने फिर से पूछा। अर्नब जवाब में मुस्कुराया, इस बार नहीं, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या डर गए? आलिया उसको उकसाते हुए बोली। सुमन ने उसको कोहनी मारते हुए चुप करने का इशारा किया। रॉकी भी आंखें दिखाता हुआ उसको बेवजह के झगड़े में उलझने से रोक रहा था। अर्नब ने जब देखा कि उसके दोस्त ही उसको रोक रहे हैं और उसका कोई बैकअप नहीं है तो वो मान गया। ठीक है, अगर यही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो वो तो मैं पूरी कर ही दूंगा। जब दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे तो सिद्धार्थ पीछे बैठा ये देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी ईशान ने उससे पूछा, ये दोनों सिर्फ एक खेल के लिए आपस में बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हैं? सिद्धार्थ ने उसी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। शायद वो उसकी बात से सहमत था और ये अच्छी तरह जानता था कि जिद और बेवकूफी में दोनों ही एक से बढ़कर एक है। इस बात को लेकर हमेशा ही दोनों में होड़ लगी रहती है। वो बेंच पर पीठ सटाकर आराम से बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर बोला, इस बारे में तो मैं बस एक ही बात जानता हूँ, झुंड में एक साथ उड़ने वाले पक्षी सब एक जैसे ही होते हैं। यानी अगर एक बेवकूफ होता है तो दूसरे को भी उसी की तरह बेवकूफ बनते देर नहीं लगती। उसका इशारा आलिया और अर्नब की तरफ था। दोपहर बाद फिजिकल एजुकेशन की क्लास थी और जिस स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स डे इवेंट के लिए जिस कैटेगरी में पार्ट लिया था उसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दी थी। फिजिकल टीचर ने शॉट पुट के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अलग लाइन में खड़ा कर लिया और इस खेल के रूल बताने लगे। ध्यान रहे कि इस बॉल को एक ही बार में अपनी गर्दन पर रखकर जोर से दूर तक फेंकना है। सबसे ज्यादा दूरी तक फेंकने वाला विनर होता है, कहकर उन्होंने पहले खुद करके दिखाया। अर्नब को दिखाने के लिए आलिया भी बड़े कॉन्फिडेंट होकर लाइन में आई और रॉकी से शॉट पुट बॉल मांगी। वो एक ही परफेक्ट शॉट खेलकर अर्नब के घमंड को तोड़ना चाहती थी। ये बात अलग थी कि वो खुद पहली बार शॉट पुट खेलने जा रही थी, लेकिन जैसे ही रॉकी ने उसको हाथ में बॉल दी वो संभाल ही नहीं पाई और बॉल उसके हाथों से छूटकर एक तरफ लुढ़क गई। बॉल के भारीपन का उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत भारी है। सुमन ये देखकर हंसने लगी। तो तुझे क्या लगा था इसमें पिंग पोंग वाली बॉल यूज होती है? मैंने तो लोअर कैटेगरी में शॉट पुट इसलिए चुना था क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें शॉट नाम का मतलब छोटी दूरी तक बॉल को फेंकना होगा। तो रॉकी उसको समझाते हुए बोला, इसमें शॉट का मतलब छोटी नहीं बल्कि शॉट यानी जोर से मारना होता है। आलिया की समझ में अब कुछ कुछ आया। अगला नंबर आलिया का था। टीचर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, देखो आलिया, लड़कियों की स्ट्रेंथ लड़कों जितनी नहीं होती, इसलिए गर्ल्स कैटेगरी में बॉल फेंकने की दूरी 3 से 5 मीटर ही होती है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि कम से कम 3 मीटर की दूरी तक तो फेंकना ही है, वरना अगले राउंड में नहीं जा पाओगी। यस सर, ओके। 3 मीटर तक फेंकना है, वो खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए अपने आप से बोली। वो अर्नब को दिखा देने वाली थी कि वो उसको अंडर एस्टिमेट करने की भूल ना करे। वो किसी भी हाल में उससे कम नहीं है। जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉल को फेंका तो वो 1 मीटर से कुछ ही आगे जा पाई। उसकी ये बेहद ही खराब परफॉर्मेंस देखकर सभी जोर से हंस पड़े, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त सुमन और रॉकी भी। कोई बात नहीं आलिया, तुम अगली बार ट्राई करना। नेक्स्ट जसमीत, तुम आओ। टीचर ने जसमीत को बुलाया। जसमीत बॉल लेकर बड़े एटीट्यूड के साथ आलिया के सामने से गुजरी और आंखों से ही उसकी खिल्ली उड़ाते हुए अपनी पोजीशन पर जाकर खड़ी हो गई। ओके रेडी, शूट। टीचर ने जैसे ही उसको कमांड दिया, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल फेंकी। बाकी के 3 अटेंडेंट जो बॉल को पिक करने के लिए खड़े थे, उन्होंने नोट किया कि पूरे 10 मीटर से बस कुछ ही इंच रह गए थे। एक्सीलेंट जसमीत। टीचर ने जोर से जसमीत के लिए चीयर किया और उसके साथ बाकी ढेर सारे स्टूडेंट्स ने भी उसके लिए चीयर किया। जसमीत आलिया के पास से वापस जब गुजरी तो फिर से उसने उसको घूरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उसके लिए मजाक नहीं था, बल्कि एक तरीके का अल्टीमेटम था, जैसे वो उससे ये जताना चाह रही हो कि स्पोर्ट्स मीट में वो उसका दम निकाल देगी। आलिया को अब ये महसूस हो गया था कि वो इस गेम में बॉयज को टक्कर देने की तो बहुत दूर की बात है, बल्कि गर्ल्स कैटेगरी में भी किसी को हराना तो दूर, बल्कि एक ढंग का चैलेंज भी नहीं दे पाएगी। जसमीत के बाद टीचर ने अगले टर्न के लिए एक और स्टूडेंट को बुलाया और उसको बॉल थ्रो करने के लिए बोला। शायद टीचर भी ये बात समझ गए थे, इसलिए उन्होंने भी आलिया को बुलाकर समझाते हुए कहा, देखो आलिया, तुम्हारा इस तरह का परफॉर्मेंस न सिर्फ तुम्हारे खुद के लिए बल्कि तुम्हारे सेक्शन के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि तुम पार्टिसिपेट ही ना करो, इसलिए बेहतर ही रहेगा कि तुम अपनी कैटेगरी चेंज करके किसी और कैटेगरी में पार्ट ले लो, वरना इसमें तो तुम फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाओगी। तुम बास्केटबॉल खेलती हो तो स्पोर्ट्स डे के लिए वही चुन लो। मेरे ख्याल से वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में से कोई भी एक तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। अगर जीत ना सको तो भी कम से कम इतनी बुरी तरह तो नहीं हारोगी। टीचर के बाद उसके लिए एक बहुत गहरा कटाक्ष था। फिर वो उसको सलाह देते हुए बोले कि आने वाले 5-6 दिन के लिए अच्छी तरह से बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर ले। सुमन ने भी उसको सलाह देते हुए बोला, देख आलिया, शॉट पुट तो तेरे लिए किसी पहाड़ को ढकेलने के बराबर है, लेकिन वॉलीबॉल फिर भी तेरे बस की बात है, क्योंकि उसके लिए मजबूत हाथ नहीं चाहिए और तेरे ये सॉफ्ट हाथ तो एक ही शॉट में फट जाएंगे। इसलिए तू बास्केटबॉल में पार्ट ले। बास्केटबॉल को कम से कम तू दूर तक उछाल तो सकती है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है तुझे। लेकिन अब सवाल ये था कि बास्केटबॉल की सर्विस, ड्रिबलिंग और बास्केट करना सिखाएगा कौन, क्योंकि सुमन की कैटेगरी वॉलीबॉल की थी और उसको उसकी प्रैक्टिस करनी थी, और रॉकी तो 2nd सेमेस्टर का स्पोर्ट्स इंचार्ज था, उस पर दूसरी जिम्मेदारियां थी। अब बचा सिर्फ सिद्धार्थ, जो उसको बेहतर सिखा सकता था। लेकिन क्या सिद्धार्थ आलिया को बास्केटबॉल सिखाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 74, नया कोच। उधर ईशान आलिया के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ देख पा रहा था। वो सिद्धार्थ से बोला, भाई तू ही जिम्मेदारी ले ले। अगर आलिया अच्छे से खेलेगी तो ही उसे अपनी टीम में लिया जा सकेगा, वरना तो वो अपने सारे पॉइंट्स गवा देगी। मैं नहीं सिखा सकता, बल्कि इसको तो कोई भी नहीं सिखा सकता। सिद्धार्थ ने फैसला कर लिया था। अब ईशान ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, जा भाई। सिद्धार्थ सामने से हट गया। यही चाहता है ना तू? अब तू जाकर उसको सिखाने की जिम्मेदारी ले ले, यही मौका है।
उसको सिखाने के बहाने तू उसके करीब भी आ सकता है और उसको इम्प्रेस भी कर सकता है। नहीं यार, इम्प्रेस करने के चक्कर में उल्टा दाव पड़ जाएगा। मैंने पहले भी उसको स्टडीज में हेल्प करके मैथ सिखानी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इसको कोई चीज सिखाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये सच है कि मैं उसको बहुत चाहता हूँ, लेकिन उसको सिखाना मेरे बस की बात नहीं है। अर्नब की नजर इसी पर थी और वो बड़े ही देर से इस चीज को नोटिस कर रहा था। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और दाएं हाथ को एक झटका देकर बॉल को ड्रिबल किया और अपने बाएं हाथ से आलिया की बाह पकड़कर आंखों में शैतानी चमक लाते हुए बोला, डोंट वरी डियर, जब कोई भी तुम्हारी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है तो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मैं सिखा दूंगा तुम्हें। आलिया एक झटका देकर अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए बोली, हाँ, हेल्प, वो भी दुश्मन से। कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे बेस्ट टीचर अपना खुद का दुश्मन ही होता है, क्योंकि वो ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो किसी से भी नहीं मिलता। अर्नब किसी दार्शनिक के अंदाज में बोला और वो उसका हाथ पकड़कर बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर ले जाने लगा। किसी में भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय एक शख्स के, सिद्धार्थ। वो आलिया को लेकर कुछ ही दूर तक बढ़ा था कि बाहर जाने से पहले ही उसका रास्ता रोक लिया गया, क्योंकि बीच रास्ते में अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले हुए सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ को देखते ही उसने जो आलिया की बाह पकड़ रखी थी उस पर उसकी पकड़ कस गई। आलिया एकदम से चीख उठी, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने उसी तरह पॉकेट में हाथ डाले हुए उससे कहा, हाँ तो क्या कहा तुमने? तुम उसको सिखाओगे, वो भी जबरदस्ती? जबरदस्ती हो या प्यार से, सिखाएगा वही जो बेस्ट होगा, और वो मैं हूँ। अगर तुम्हें अपने बेस्ट होने का कोई डाउट है तो 1-on-1 का बास्केटबॉल मैच हो जाए। अर्नब अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाता हुआ बोला। उसने इसमें भी हार और जीत का इशू बना लिया था, क्योंकि वो वैसे भी हर बात को हार और जीत में ही तौलता था। ये उसकी पुरानी आदत थी। क्यों थक रहा है? कौन बेस्ट है और कौन सिखाएगा, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आलिया किससे सीखना चाहती है। वो अभी भी अपनी पॉकेट में हाथों को डाले हुए आराम से खड़ा था, जैसे उसको अर्नब के चैलेंज की जरा भी परवाह नहीं थी। वो बिल्कुल रिलैक्स था। आलिया ये देखकर अपनी उंगली दांतों के बीच दबाकर खड़ी थी। वो ये देखकर हैरान हो रही थी कि दो सेलिब्रिटीज के बीच में उसकी वजह से उसके स्पोर्ट्स को लेकर झगड़ा हो रहा है, लेकिन उन दोनों के भिड़ने की असली वजह वो नहीं, बल्कि उन दोनों का ईगो था, जो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर टकराता रहता था। लेकिन फिलहाल अभी आलिया के लिए ये फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एक तरफ कॉलेज का एक जाना माना सेलिब्रिटी सिद्धार्थ था, तो दूसरी तरफ कॉलेज का सबसे फेमस लड़का अर्नब था। रही बात बास्केटबॉल की, तो दोनों ही उसमें धुरंधर खिलाड़ी थे। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल सिद्धार्थ को चुनने को कर रहा था, और साथ ही उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उसके इस फैसले से जब अर्नब का ईगो टूटेगा तो वो कितना भड़क जाएगा। वो सिद्धार्थ के पास गई और बोली, सिद्धार्थ, तुम मुझे सिखा दो, लेकिन सिखाने के दौरान तुम मुझे फिर से कभी बेवकूफ नहीं कहोगे, ओके? सिद्धार्थ हंसकर बोला, ओके। अर्नब की हेल्प को रिजेक्ट करके वो पहले ही उसकी बेइज्जती कर चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले मुड़कर चुपचाप वहां से जाकर ऑडियंस में बैठ गया। लेकिन उन दोनों को देखकर उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। गुस्से की आग अब बदले की आग बनकर उसके दिल में भड़कने लगी थी। सिद्धार्थ आलिया को बास्केटबॉल कोर्ट में ले गया और बास्केट से थोड़ी दूर पर ले जाकर उसको खड़ा कर दिया और उसके हाथ में बॉल देते हुए उसको वहीं से खड़े खड़े बास्केट करने के लिए कहा। उसने कोशिश की, लेकिन बॉल बास्केट से बहुत दूर चली गई। सिद्धार्थ ने बॉल वापस लेकर उसके हाथ में देते हुए फिर कहा, बॉल को थोड़ी धीरे उछालना, ये शॉट पुट नहीं है, बास्केटबॉल है। आलिया थोड़ी खिसिया गई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी बॉल पहले ही गिर गई। सिद्धार्थ ने प्रॉमिस किया था, इसलिए उसको फिर से बेवकूफ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गया था कि उसको बास्केटबॉल के बेसिक सिखाना मैथमेटिक्स सिखाने से भी कुछ ज्यादा ही मुश्किल था।
काफी देर तक लगातार की ट्रेनिंग के बाद आलिया आखिरकार ड्रिबल करना और बॉल को बिना टिप हुए पास देना सीख गई। आलिया ने सिद्धार्थ की हेल्प के बदले उसे थैंक यू बोला। सिद्धार्थ उसको देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। शायद वो भी जानता था कि ये बस एक फॉर्मेलिटी ही है। अर्नब दूर बैठा हुआ ये सब देख रहा था और इन दोनों के बीच की नजदीकी देखकर उसका सब्र छलक रहा था। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जानता था कि ये दोनों शायद जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ देख नहीं पा रहा था। उसकी नसों में जैसे बिजलियां दौड़ रही थी। गुस्से से उसके दांत बिछ गए और दोनों हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह ऐसे चिड़चिड़ा रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ से उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया हो। उसके तेवर देखकर उसके आसपास के लोग डर कर किनारे हट गए। उस टाइम बाकी किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उसके गुस्से का सामना कर सके। तभी एक प्यारी सी महीन खनकती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। अर्नब जी, आप ठंडा पानी लेंगे? अर्नब ने गुस्से से फौरन पीछे मुड़कर देखा कि किसने उसके खराब मूड में उसको छेड़ने की जरूरत की। तो उसकी नजर एक शर्माई घबराई सी एक लड़की पर पड़ी। बड़ी ही करीने से सवारे हुए बाल, जिसकी एक लट उसके काले फ्रेम के चश्मे और गुलाबी गालों पर आकर घूम रही थी। गोरे रंग पर गहरे काले रंग का सादा सलवार सूट पहने वो भीड़ में बिल्कुल अलग दिख रही थी। मुस्कान। अर्नब के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। उसके मुंह से इतनी हल्की आवाज सुनकर बाकी लोग भी हैरान रह गए। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे कॉलेज में मशहूर अर्नब एक मामूली सी लड़की को कैसे पहचानता है, और तो और उसको गुस्से से झिड़कने के बजाय शांति से कैसे बात कर रहा है। आखिर उसने ऐसा क्या जादू किया है? अब ये आई कहानी में तीसरी लव स्टोरी। अब आप कहेंगे तीसरी कैसी? पहली तो इनकम्प्लीट हमारे हीरो और हीरोइन सिद्धार्थ और आलिया, दूसरी भूल गए ईशान और सुमन, जी हाँ, और तीसरी ये अर्नब और मुस्कान। इस कहानी में क्या आगे कोई ट्विस्ट होगा या ये भी इनकम्प्लीट सी रहेगी? जानेंगे अपने अगले चैप्टर 76 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।